थोड़ा बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिखूंगी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और ज्यादा मैं बैश करूंगी इस पॉइंट को कि उन्होंने बोला है एनीथिंग एट ऑल इट मीन्स अ राइट टू टेल पीपल। एट ऑल मतलब लिबर्टी बहुत वाइड टर्म है, पर फिर मैंने डेफिनेशन सर्च करी तो ये जॉर्ज ओलिवर ने स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में ही दे रखी थी, तो फिर मैंने थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा है ज्यादा। तो कैसे करना है, मतलब पूरा रीड करना है पैराग्राफ, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है अक्षय? यार मतलब मुझे लग रहा था कि लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, एंड सब लोग जैसे अभी इंट्रो डिस्कस करना है, तो सब लोग अपने अपने आइडियाज दो कि इंट्रो में क्या लिखेंगे, व्हाट विल यू गाइस राइट इन इंट्रोडक्शन। ओके, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक रीडिंग इज फिजिबल। ओके, बाकी लोग ठीक बाकी है। लोग क्या पूछेंगे? तो मैंने इंट्रो ऐसे स्टार्ट करी कि पहले ऐसे बताने से कि हिस्टोरिकली जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था वो कैसे नहीं मिला कुछ लोगों को। मैंने ऐसे स्टार्ट करा कि 399 बीसी में पूरा स्टेज वगैरह लग गया, ट्रायल्स चल रहे हैं, और जो एक्यूज्ड है उसको किस अकाउंट पे एक्यूज करा गया है कि ये स्टेट में नए गॉड इंट्रोड्यूस कर रहा है और जो यूथ है उसको खराब कर रहा है, और ये मतलब एथीज़िज्म वैसी चीज़ें प्रमोट कर रहा है स्टेट में। लेकिन उस बंदे के काफ़ी और फ्रेंड्स भी हैं, उसके फॉलोअर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जो इस सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं। बट रिजल्ट क्या निकल रहा है कि उसको पॉइजन पीनी पड़ रही है, जो एक्यूज्ड है। उसको पता था कि उसके साथ यही कुछ होगा, लेकिन उसने अपनी कंट्री नहीं छोड़ी, वो वहीं पे रहा, और वो बंदा है कौन? सोक्रेटिस। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि शिवानी जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। क्या ओके, आप टॉपिक का मीनिंग बस समझा सकते हैं क्या? मतलब मेरे को टॉपिक, वही समझ में नहीं आया। ओके ओके, तो टॉपिक का मीनिंग जो है वो जो एक्चुअल कोट बोली गई है जॉर्ज ओलिवर ने, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी कि वो जो पार्लियामेंट है वो काफी इनटॉलरेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो प्रॉपरली मिल नहीं पा रही लोगों को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दोबारा मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुना। इफ लिबर्टी मीन्स एनीथिंग एट ऑल इट मीन्स द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोक्रेटिस का लिखा थोड़ा बहुत, कि वो लोगों को बताना चाहता है, बेशक वो सही बताना चाहता है, लेकिन लोग वो सुनना नहीं चाहते। तो लिबर्टी का मतलब ये बंदा अपने विचार खुल के रख पा रहा है, जब लोग उसे सुनना भी नहीं चाहते तब भी वो रख पा रहा है। समझ लगा थोड़ा बहुत? मीनिंग तो इसका उल्टा है, बट नो, इट इज मीनिंग कि हम लिबर्टी का मतलब ये है कि हम दूसरे को ये बता पाए कि तुम्हें हमें क्या नहीं सुनना। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट ना। वो मैंने बाद में वो भी डिमांड केटर कर रखी है। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही सोचा था आयुष, लेकिन मैंने काफी सर्च करा तो फिर उसका जो अब मैंने अभी बताया ना, वो इंटरप्रिटेशन जिसने भी लिखी है वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी स्पेसिफिकली। सोचा मैंने भी यही है जो अभी आयुष ने बोला ना, पर सर्च करने के बाद पता लगा कि उसका मीनिंग ऐसे लिखना है। कोई और समझा सकता बट जिस है? कॉन्टेक्स्ट में लिखी है हमें उससे मतलब नहीं है ना, हमें ऐसे लिखना है, हमें अपना कॉन्टेक्स्ट में ब्रॉड वे में एग्जैक्टली, समझना मुझे होता भी है। यही लगता है हाँ, कि मुझे भी कॉन्टेक्स्ट इट्स बेटर कि कैसे प्रेजेंट करेंगे उसे, अगर और ज्यादा लिटरल सेंस पे तो देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी वी कैन नॉट सर्च किस सेंस में लिखिए। और तो पार्लियामेंट वाला सेंस भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें जैसे बोल रहे हो उसमें भी तो ये हो रहा है कि डू नॉट वांट टू हेयर वाला है ना। सिंपली माइनॉरिटीज, जैसे आप आयुष बोल रहे हो ना, मैंने आंसर तो वैसे ही लिखा है, वैसे ही लिखा है मैंने कि डैश करा है, पूरा करा है इसको, कि लिबर्टी बहुत ब्रॉड टर्म है, हमको और भी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। बट जो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो यही कि माइनॉरिटीज को हक नहीं है बोलने का। अभी भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देख ही रहे हैं। अब मतलब कोई भी कोई ट्वीट डालता है, कोई कुछ डालता है जो फेवर में नहीं जाता गवर्नमेंट के, वो करते हैं क्या? वो सुनते हैं क्या? वहां पे लगा देते हैं सेडिशन है, ये है, वो है। यार तो मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट समझा सकता है ये कंफ्यूजन क्या है एग्जैक्टली मतलब आई आयुष थिंक बोल रहे हैं, आयुष बोल रहे हैं कि जो ये पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो लिबर्टी है उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को तंग करें, लाइक हेट स्पीच और ये वो, उस सेंस में। मतलब कंप्लीट फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है लिबर्टी। ये कह रहा है वो ये कह नहीं। रहे हैं कि लिबर्टी का मीनिंग ये है कि मतलब जैसे मान लिया गवर्नमेंट है वो कुछ सही काम नहीं कर रही है, बट गवर्नमेंट अपने खिलाफ तो कुछ सुनना नहीं चाहती है ना, बट आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। एक्चुअल लिबर्टी ये है। हाँ, मेरा भी यही है कि मतलब अगर आपके पास वो राइट है कि आप बोल रहे हो,
एंड उसकी बातों पे फिर कुछ मतलब असर पड़े ना पड़े, दैट इज अनदर थिंग। बट आप एक बोल रहे हो एक फ्री स्पीच का एनवायरनमेंट है, जो हेबरमास वगैरह कहते हैं, तो मतलब एक फ्री स्पीच का एनवायरनमेंट है, भले ही लोग पसंद ना करें उसे। तो जैसे मतलब आई जैसे थिंक मैंने एग्जांपल लिए थे अपने ऐसे में कि जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी थी। तो जब इनिशियली जो हमारे इंडियन रेनेसां के लीडर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय वगैरह ने जब उसके अगेंस्ट बोला था, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट आया था उनकी तरफ से। तो वो बेसिकली मैंने उस बेसिस पे एक्सपैंड किया था ऐसे को। तो मेरे ख्याल से तो यही एक इजी वे हो सकता है प्रखर, इंटरनेट का। मैंने भी यही बोला है। आई थिंक यार इससे वो प्रॉपर वाला, और ये जो मतलब जो भी बाकी सब ये वाला पॉइंट था, आई थिंक इसी लाइन पे इसको लिखना था। इनफैक्ट जेएस मेल ने भी यही चीज बोली ना कि मतलब आपको हर इंसान, जो मतलब उसने बोला था ना कि लिबर्टी ये नहीं है कि मतलब टायरनी ऑफ मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी कर दो, और ये भी नहीं है कि टायरनी ऑफ माइनॉरिटी ओवर मेजोरिटी कर दो। मतलब एक फ्री स्पीच का हाँ एनवायरनमेंट मतलब होना चाहिए बेसिकली जहाँ ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में ही लिखना है, बेसिकली यही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। करेक्ट। राइट, मतलब राइट। existence of free speech irrespective of what it is. अच्छा, इसमें एक मेरे को कोट आ रहा है याद, वोल्टेयर कहता है कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। राइट। तो आई थिंक दिस कैन बी आल्सो एन इंट्रोडक्शन, राइट? मैंने ये बॉडी में ऐड करा है वैसे। ठीक है, तो मतलब आई थिंक मीनिंग में कोई ज्यादा ये डिफरेंसेस तो नहीं है ना, सिंपल है। ठीक है। आई थिंक ये सबके कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग, मतलब जैसे जो समझे उस हिसाब से लिखो। मतलब मेरे वो तो लिए फिर जैसे जिसने इलैबोरेट हाँ, किया है आंसर मेरे में लिए वो लिबर्टी कुछ और होगी, आपके लिए लिबर्टी की मीनिंग कुछ और होगी। तो जिसको जो समझ में आए, एग्जाम हॉल में तो वही हम लोग प्रेजेंट करेंगे। And मैंने कंक्लूजन में ये लिखा है कि लास्ट में कंक्लूजन में मैंने ये लिखा है कि लिबर्टी को भी हमें एक्सपैंड करके, जैसे अमर्त्य सेन ने बोला था कि लिबर्टी मतलब फ्रीडम एज डेवलपमेंट, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ लिबर्टी को कंसिडर करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा एक सेकंड यार, अपन ना किसी एक का पहले एक बार स्ट्रक्चर बोल दो, कोई तो एक बंदा, देन विल गो वन बाय वन। मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन कैसे करना है एंड स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या डायमेंशन में आप एक्सपांड करोगे उसको। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार अपना हाँ हाँ बोलो मैं अपना स्टार्ट करूँ क्या? हाँ बता दो। हाँ, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बेसिकली जापान एंड जर्मनी का लिया है कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर वगैरह में बहुत पढ़ के ही डिस्कशन बोल किया दो ना था। एक बार। अरे पढ़ के नहीं, पढ़ के नहीं, आप पढ़ स्ट्रक्चर ही के बता बोला दो। तो अरे था। एक पैरा पढ़ लेते ना पहले, जो इंट्रोडक्शन वाला होगा ना, एक दो पेजेस अरे उतना वो पढ़ स्टोरी लेते हैं। बता देगा ना कि क्या उसने लिखा हाँ है उसके वही, अंदर ऐसे। ठीक है ठीक हाँ है ठीक ये है, ओके। लंबा हो जाएगा। राइट। तो अब मैंने ये बोला है कि जर्मनी एंड जापान बोथ नेशंस में बहुत डिस्ट्रक्शन किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, बट आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उनकी बहुत ज़्यादा गुडविल है एज अ डेमोक्रेटिक एंड अ वेरी प्रॉस्परस नेशन। तो व्हाट वाज द थिंग दैट टर्न अराउंड उनके लिए, कि कहाँ वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्ट्रक्शन में थे बिल्कुल, तो पूरी दुनिया उनको हेट करती थी, बट क्या हुआ है? तो मैंने यही बोला कि उन्होंने लिबर्टी दी, उनके जो पॉलिसीज है वहाँ पे क्रिटिकल रैशनल एनालिसिस हुआ, जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था वो एक तरीके से अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेटिक हुआ, तो फिर एक डेवलपमेंट हुआ वो। बल्कि वो सब क्या कहते हैं, इसमें मैंने को एक चीज़ और ऐड करनी थी कि जैसे वहाँ पे थोड़ा रिजेंटमेंट स्टेटस को वालों से हुआ होगा, बट वो मैं ऐड करना भूल गया, तो दिस इज समथिंग ऑफ अ मिस्टेक। देन मैंने क्या क्या डायमेंशन लिए हैं, तो फिर मैंने उसके बाद उसको बेसिकली वही जो मैंने ब्राह्मण और कास्ट सिस्टम वाला एग्जांपल दिया था उससे इक्वेट किया है, और फिर कैसे अंबेडकर जी ने मतलब कैसे हमारे यहाँ मार्च सत्याग्रह हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अनटचेबिलिटी अबॉलिश हुई। यार उसके स्क्रीन पे दिख बाद नहीं रहा है स्क्रीन मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, नीचे वो सेकंड पेज पे है। संजय। संजय अरे वो टेलीग्राम वाले ग्रुप पे जाके देख लो ना, मैंने वो अपना ऐसे वहाँ पे ठीक है ठीक है, डाला हाँ बोल दो, ठीक है आगे कंटिन्यू करो। तो देन और उसके बाद आई हैव मूव टू, मतलब अनटचेबिलिटी एक हमारे मार्जिनल ग्रुप हो गया, उसके बाद आई हैव मूव टू जो विमेन एज अ मार्जिनल ग्रुप है, कि उनके यहाँ भी यही था कि पैट्रियार्की और उनको मतलब क्या क्या सहना पड़ा था, ग्लास सील, फिर अभी के टाइम में ग्लास सीलिंग वगैरह इफेक्ट है। बट जो सफरेज मूवमेंट आया वो एक लिबर्टी, जब कंट्रीज में थोड़ी लिबर्टी आई
उसके बाद एक सफरेज मूवमेंट आया, जिसके बाद फेमिनिज्म और उनके राइट्स वगैरह उनको थोड़े बहुत राइट्स मिल पाए। अभी भी राइट्स पूरी तरीके से नहीं मिले हैं, बट स्टिल प्रोग्रेस पहले से बहुत ज़्यादा है। देन फिर मैंने उसको फिर LGBTQ एंड ट्रांसजेंडर से लिंक किया, उसमें नवतेज सिंह जौहर केस का एग्जाम्पल दे दिया। फिर मैंने फिर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे आया कि कैपिटलिज्म जब इनिशियली आया था तो वहाँ पे जो लेबर एंड जो हैव्स एंड हैव नॉट थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो जब एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो फिर जब लिबर्टी आई तो जो मार्क्सिज्म आया तो वो बेसिकली क्रिटिक आया कैपिटलिज्म का, जिससे फिर लेबर राइट्स और लेबर मूवमेंट्स हुए। एंड उसके बाद सिमिलरली मतलब एक लिबर्टी वाले स्टेट में उनको उनके राइट्स मिले, लेबर लॉज वगैरह बन के, और वेलफेयर स्टेट्स का इमरजेंस हुआ। उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें भी जो स्टेटस कोएस थे, जो मतलब बड़े कैपिटलिस्ट स्टेट लैंडलॉर्ड थे, उनकी तरफ से रिजेंटमेंट था। ठीक है, फिर मैंने सिमिलरली इंडियन पॉलिटी का एग्जांपल लिया है कि इमरजेंसी के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। एंड फिर जब मूवमेंट हुई, क्या कहते हैं, ये JP नारायण वाली मूवमेंट हुई, उसके बाद जैसे ही इमरजेंसी रिवोक हुई तो फिर लोगों ने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करके और अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करके हटा दिया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को। तो जो लिबर्टीज के बाद जो असर्शन होता है राइट्स का, वो इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन और लोकपाल वगैरह में भी हमने ऑब्जर्व किया है। सिमिलरली इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जाते हुए UN वगैरह के में गया मैं, उसमें मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बेसिकली हमारा लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो एक तरीके से आया। एंड उसके बाद उसके मतलब एग्जांपल लिए कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लॉज बने, नॉर्म्स बने सोशल कंस्ट्रक्शन के थ्योरी पे, फिर कॉमन कोलैबोरेशन हुआ, UNC लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हुए। बट स्टिल, तो मैंने एग्जांपल भी दिया है, स्टिल इट इज़ नॉट सैक्रोसेंट एंड वो एक तरीके के मतलब उसको कई सारी कंट्री ओवरराइड करते रहते हैं। व्हाट इज नीडेड इज डेमोक्रेटाइजेशन, जो कि इंडिया, क्योंकि एक लिबर्टी का एनवायरनमेंट है इंटरनेशनल लॉ में भी, तो वहाँ पे इंडिया नॉर्म्स फ्रेमवर्क जो UNSC में है उससे बोलता रहता है कि रिफॉर्म करो। सिमिलरली फिर मैंने एनवायरनमेंट वगैरह पे भी लेके गया कि कैसे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ। बट देन पेरिस अग्रीमेंट, ग्रेटा थनबर्ग वगैरह से उनका लिबर्टी थी तो उसका क्रिटिसिज्म हुआ पॉलिसीज का, एंड कंट्रीज आर फॉलोइंग इन लाइन। ठीक है, एंड फिर लास्ट में मैंने वही लिखा कि वही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी। एंड उसके बाद थोड़ा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी लाया कि इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी हमें क्रिटिसिज्म अपना पॉलिसीज पे, अपने एक्शंस का करना चाहिए। एंड लिबर्टी को भी एक ब्रॉड सेंस में ले जाके फाइनली अमर्त्य सेन का कंक्लूजन, ये मेरा स्ट्रक्चर था। अच्छा, मैं टॉपिक के अनुसार जो भी इसने लिखा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऑफ टॉपिक नहीं हो रहा है इसका, मतलब कि जैसे कि इसकी शुरुआत इसने करी है कि लिबर्टी और उसे मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि क्या फायदे हुए उसके। इसने जापान से शुरू करी है कि जापान में पहले लिबर्टी नहीं थी, मतलब वो था, उसने बहुत डिस्ट्रॉय किया, फिर बाद में उसने मतलब कि उसको रिस्पेक्ट मिल गई। लेकिन हमारा टॉपिक है कि जो हम सुनना चाहते नहीं है, इसने जो आखिरी में लिखा है ग्रेटा थनबर्ग ये सब, तो ये बात होनी चाहिए आगे, मतलब फ्रंट पेज में आनी चाहिए इसकी, कि जो एक्चुअल रियलिटी है वो हम सुन रहे हैं, जो कि हमें जो उसने बताया कि इन्वायरमेंट के में क्या क्या हुआ है, तो वो हम चाहते नहीं सुनना, मतलब कि। तो ये जापान का इसने शुरुआत में दिया है, वो थोड़ा मुझे लगा, मेरा पर्सपेक्टिव रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, ठीक है। I think what Shashank is saying is right. I think in this essay he has addressed liberty part of it, but जो second half part है ना, they do not want to hear वाला, वो कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं होने दिख रहा है। मतलब दिस इट सीम्स लाइक लिबर्टी के ऊपर ऐसे लिखा है पूरा का पूरा। हाँ, पूरा लिबर्टी और से मतलब क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या उसकी खूबियां हैं, मतलब कि हाँ वैसी वाली की अगर लिबर्टी मिली तो उसको रिस्पेक्ट मिल गई जापान को। फिर ये बीच में और भी टॉपिक्स ने दिए हैं, और इसने बहुत ही फिलोसफी वैसा लिखा, मतलब कि जो जनरल आदमी है ना, कोई कहेगा कि एक पर्टिकुलर कहीं इंक्लाइंड है, मतलब कि किसी फील्ड में पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट वाला। अच्छा, एक बार स्ट्रक्चर फिर से बोल देना, आपने क्या क्या लिखा?
मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा था, डायमेंशंस? मतलब डायमेंशन मैंने स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन में तो नेशंस के बारे में बोला एंड देन फिर ठीक है। सोशल जो भी मतलब इंडिया में सोसाइटी में क्या क्या था, फिर देन ग्लोबल में सोसाइटी फेमिनिज्म वगैरह, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू, देन मूविंग टू इंटरनेशनल स्फेयर, उसमें कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म का एंटागोनिज्म, देन अगेन फिर इंडिया में जो इंडिया की डेमोक्रेसी में जैसा था, इमरजेंसी वर्सेस फिर हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह के मूवमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर यूएन वगैरह कैसे मतलब सेटअप हुआ एंड मतलब तो एक तरीके से हम बोलते थे कि रियलिज्म में एक जंगल था, उसको हमने जू बना दिया, तो एक वो वाली चीज़ लिखी थी एंड देन थोड़े बहुत उसके रिफॉर्म्स की क्या क्या हैं, फिर एनवायरनमेंट मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह, देन फिर कंक्लूड करके कि लिबर्टी का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, मुझे यार इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो जापान एंड जर्मनी वाली स्टोरी थी ना, इट वेरी नाइसली पुट। उसके बाद बस आपने शायद एक पैराग्राफ डाल के ना लिबर्टी को डिफाइन करना चाहिए था, वो करा है क्या आपने कहीं पे प्रॉपरली? नहीं, मैंने लिबर्टी को डिफाइन नहीं किया, मैंने बस ये लिखा है कि लिबर्टी से होता क्या है, मतलब क्रिटिकल ओके, मतलब रैशनल मुझे ना एनालिसिस। मतलब एक ऐसा इसमें इम्प्रूवमेंट ऐसा लग रहा है, आफ्टर योर स्टोरी इज कंप्लीट जर्मनी जापान की, आफ्टर दैट यू कैन गिव वन पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस कोट इज इम्प्लाइंग। मतलब इसमें जो डू नॉट वांट टू हियर है ना, उसको जस्टिफाई करना था कि यार क्या होता है लिबर्टी, जो राइट ऑफ पीपल क्या होता है, एंड उसको क्या ऑपोजिट क्या है उसका। एक दो पैराग्राफ आनी चाहिए थे वहां पे एक्सप्लेन करते हुए। बाकी लोग बोल दो क्या लग रहा है आप लोग को। शिवानी का भी है ना, शिवानी का स्ट्रक्चर देखो। मैंने स्टार्टिंग ऐसे करी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जैसे सोक्रेटिस था, सोक्रेटिस वो इंटेलेक्चुअल, बट उसको क्यों अब जहर पीना पड़ा, क्योंकि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, उसने अपने आइडियाज रखे, उसको सपोर्ट भी था और उसको जहर पीना पड़ा, जिसकी वजह से प्लेटो ने डेमोक्रेसी को डिनाउंस करा है। तो सेकंड मैंने एग्जांपल दी है कि काफी सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने बोला अर्थ इज राउंड, वो करेक्ट थे, बट उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। वाई सो? बिकॉज एट दैट टाइम दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजन, साइंस वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजन। यहाँ पे कंसेंसस नहीं है कि कौन सा वाला स्कॉलर है, गैलीलियो है या बोर्डिन है या फिर कोपर्निकस है, तो मैंने ऐसे सिंपल लिख दिया। फिर मैंने हॉब्स की एग्जांपल ली कि हॉब्स ने जब अपना लेवियाथन लिखा था तो तब टर्बुलेंट पीरियड चल रहा था, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, तो उसको भी जगह छोड़नी पड़ी थी। तो उसके बाद मैंने मॉडर्न टाइम से लिंक करते हुए लिखा है कि जैसे डेमोक्रेसी है या फिर टोटलिटेरियन रिजीम है, उसमें सिविल लिबर्टीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, क्योंकि दोनों टेंड करते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे। फिर उसके बाद मैंने लिबर्टी के बारे में लिखा है कि जो लिबर्टी का मॉडर्न आइडिया जो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रेनेसां, इन सब से आया है। और उसके बाद कॉलोनियल टाइम्स में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आया, तब भी लिबर्टी की मांग करी गई। दो कुछ कंट्रीज लाइक इंडिया उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम भी बोला, पर ब्रिटिशर्स ने तब भी अपोज करा है उनको। तो नेशनलिस्ट ने करा क्या, उनके पास था क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी उन्होंने उससे मासेस को इनकलकेट करा, बट लेटर फेज में ब्रिटिशर्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करना शुरू कर दिया, जैसे तिलक पे सेडिशन, केसरी पर सेंसरशिप और गांधी को बिहाइंड द बार्स। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दी है कि जैसे लिखा भी था मेरे ख्याल से प्रखर ने अपने आंसर में, अनएग्जामिन्ड लाइफ वाली थिंग, सोक्रेटिस से अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि ऐसे अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, हमारे आइडियाज नहीं आएंगे और ट्रुथ नहीं आ सकता। यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया बैकग्राउंड और जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। फिर मैंने स्टार्ट करा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कि ये है क्या, राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, राइट टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। आफ्टर दैट मैंने बोला है कि लिबर्टी इज प्रोपाउंडेड बाय लिबरल आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक रिजीम उसको फैसिलिटेट करता है और इससे इक्वालिटी और जस्टिस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी लिंक करते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो लिबर्टी प्रोवाइड करती हैं लॉ को बैकिंग देके, मतलब वो वाली थिंग की लिबर्टी इज नॉट एंटीथेटिकल टू लॉ, उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा लिखा है मैंने। जैसे इंडिया यहाँ पे ये एक सेकंड में पॉज करना चाहूंगा, मतलब Okay. ये चीज आई थिंक लिखना सही नहीं रहेगा कि लिबर्टी इज प्रोपाउंडेड बाय लिबरल आइडियोलॉजी, क्योंकि आइडियोलॉजी एक मेटा नैरेटिव होता है, तो पहले लिबर्टी आया और फिर लिबरल आइडियोलॉजी आई, इस तरह आई थिंक शुरू मतलब Okay. ये बोलना ठीक रहता। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ठीक है, करोगे प्लीज प्लीज? अक्षय अक्षय बोल रही हूँ, संजय। मतलब इसमें आई थिंक बिल्डअप तैयार करना चाहिए था, जैसा आप आई थिंक लिबर्टी की एग्जैक्टली डेफिनेशन भी कहीं नहीं लिखी आपने इसमें कि एग्जैक्टली लिबर्टी होता क्या है। ओके
ठीक है। बेसिकली आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज कि इवन मार्क्सिस्ट भी तो लिबर्टी चाहते ही है, बस उसको फ्रीडम हाँ। बुलाते हैं वो। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि लिबर्टी की एक कोई डेफिनेशन है ही नहीं, तो मतलब देखो, उसको कैसे मतलब मैंने इसको इस तरह लिखा था, मेरा मतलब ओपनिंग पैरा में ही मैंने डेफिनेशन में पूरा नहीं किया, बट ये वाला एक पैरा मैंने लिखा था कि लिबर्टी कम्स फ्रॉम द वर्ड लिबर व्हिच मींस टू सेट फ्री। लिबर्टी एज अ वैल्यू इमर्ज फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो जो 18th सेंचुरी का था, और उसी रेवोल्यूशन के अंदर द जेनेसिस ऑफ होली ट्रिनिटी होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी निकलती है यहाँ से। और लिबर्टी इज ब्रॉडली डिफाइंड एज एन एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। राइट। फिर मतलब मैंने नेक्स्ट पैरा चला गया था, तो फिर मैंने वो थिंकर्स के नाम लिख दिए, मतलब चलो ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप अपना बता दो आगे। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने इंडिया का कॉन्टेक्स्ट बता दिया है, आर्टिकल 19 और थोड़े से प्रोविजन जो उसने दे रखे हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि जो लिबर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, और थोड़ा बहुत लिंक करके। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया है कि लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। जो लॉज हैं वो उसके गार्जियन होते हैं, जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एम्फेसाइज करा है लॉज पर कि जो लॉज हैं वो इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी जस्टिस वाली कंडीशन के लिए, एक सोशल ऑर्डर के लिए, नहीं तो माइट इज राइट प्रिवेल करेगा। उसके बाद लिबर्टी जो है उसमें कुछ ड्यूटीज भी होती हैं और उसमें कुछ सर्टेन लिमिट भी लगती हैं। फिर उसके बाद मैंने लिमिटेशंस बताई हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। डेफामेशन, जो कोई फाल्स क्लेम कर देता है किसी के लिए, लेकिन साउथ कोरिया वगैरह वाली कंट्रीज जो ट्रू क्लेम भी होता है उससे भी डेफामेशन मानती हैं। सेडिशन, इंसाइटमेंट, हेट स्पीच, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और कुछ और। तो ये सब जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब जेएस मिल बोलता है the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of civilized community against his will is to prevent harm to others। तो मैंने हार्म प्रिंसिपल थोड़ा सा मेंशन कर दिया मिलका कि लिमिटेशंस तो हैं, बट वो एक सर्टन कोई अच्छे तरीके से ही लगनी चाहिए, जैसे कि आगे मैंने बताया लिमिटेशंस और भी उसमें डिस्कस करते हैं। फिर क्योंकि जो पॉलिटिकल गेन्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी सारा लिबर्टी जो है वो हैम्पर होती है। किस नाम पे? थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे प्रोटेस्ट जो हैं, रिवोल्ट्स हैं, इंडिविजुअल वॉइस जो है वो सप्रेस हो जाती है। तो कंट्रीज जो हैं विद डाइवर्सिटी जहाँ पर होती है, जैसे इंडिया वगैरह, वहाँ पे टॉलरेंस एक बड़ा इशू बन जाता है। तो हेट स्पीच एक सीरियस प्रॉब्लम है। और इंटरनेट पेनिट्रेशन हुई है, तो उसके बाद जो है लिबर्टी एक तरीके से फैसिलिटेट भी हुई है, बट एक तरीके से उस पर थ्रेट भी आया है। जैसे ट्विटर का मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया कि रिसेंटली उन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंडर ट्रम्प का अकाउंट उड़ा दिया था। तो फिर फेक न्यूज़ जो है अब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है थोड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। फिर उसके बाद फेमिनिस्ट की बात कर दी है मैंने, कैथरीन मैकिनॉन की, जो बोलती हैं कि जो पोर्नोग्राफी है वो रियल थ्रेट है वुमेन लिबर्टी और सिक्योरिटी पे, और जो चाइल्ड मॉरल्स है उसके लिए भी। तो कहने का मतलब यही है कि लिबर्टी जो है एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन में ही अच्छी लगती है। उस सेंस में लिखा है कि दूसरे की लिबर्टी उससे हैम्पर होती है, तो वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। और जो प्रिवेसी कंसर्न्स हैं स्टेट में वो भी एड्रेस होने चाहिए, क्योंकि वो उससे भी उन्होंने जो प्रोटेस्ट वगैरह या फिर कोई स्पीच देनी है या कुछ भी, तो पहले ही वो गवर्नमेंट जो है उन पर नजर रखनी शुरू कर देती है। तो वो सब चीज़ें, टॉलरेंस कल्चर इंप्रूव करो। और वॉल्टेयर की बात हुई, आई मे डिटेस्ट व्हाट यू से बट आई शैल सिक्योर योर राइट टू से सो। और उसके बाद मैंने लिखा है कि जो लिबर्टी है वो ट्रू सेंस में मिलनी चाहिए। नॉर्म चॉम्स्की इज ऑफ ओपिनियन कि हम उस चीज को लिबर्टी देते हैं जो हमको पसंद है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको देंगे, उसके विचारों को देंगे जो हमको अच्छा लगता है, जैसे हिटलर और स्टेलिन देते थे। पर जो चीज हमको नहीं अच्छी लगती उसके लिए जो स्टेट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड नहीं करती। अब लिबर्टी एक बहुत बड़ी टर्म है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो लिबर्टी इज कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू टीएच ग्रीन और अमर्त्य सेन वगैरह। तो उनके अकॉर्डिंग जो है, एक मेरे कहने का मतलब कि सिर्फ उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला मैंने थोड़ा एंगल खत्म कर दिया अभी के लिए, और उसके बाद कैपेसिटी वाला एंगल स्टार्ट कर दिया है कि जो लिबर्टी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लोगों को डेवलपमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, जिसको एजुकेशन चाहिए एजुकेशन प्रोवाइड हो, और थोड़ी और ऐसी एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद प्रॉपर सेफगार्ड्स, हाँ, डेमोक्रेसी में मिनॉरिटीज के सेफगार्ड्स भी देखने चाहिए
फिर मिल ने बोला है कहीं पे कि अगर पूरी मैनकाइंड एक तरफ है और उनका एक ओपिनियन है और उनमें से कोई एक बंदा एक तरफ है, उसका अलग ओपिनियन है, तो पूरी मैनकाइंड को अपना ओपिनियन रखना और उसका इग्नोर करना सेफ है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो पार में है। लेकिन अगर कहीं एक बंदा भी पार में हो तो उसका पूरी मैनकाइंड को चुप कराना भी जस्टिफाइड है। तो कहने का मतलब यही कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो थोड़ा बायस तरीके से ही आता है, पूरा ऐसे कोई शॉर्ट कर नहीं ये पाता। पॉइंट आई थिंक उल्टा नहीं बोल दिया। उल्टा कैसे मतलब मतलब? मिल ने ये बोला था कि अगर मेजोरिटी है और एक बंदा कुछ अलग बोल रहा है ना, तो मेजोरिटी को उसको सुनना चाहिए। मैंने तो ये Even कॉपी the पेस्ट करा है और वहां पे डिट्टो यही लिख रखा है। even the mad person should be allowed to say. हाँ, इवन बैड पर्सन को वो दे रहा था। ओके, बेसिकली उसका ये उसका बेसिकली मतलब ये था लॉजिक कि अगर कोई एक बंदा है वो कुछ बोला उसे बोलने दो, क्योंकि अगर उसका एलिमेंट ऑफ ट्रुथ होगा तो अगर आप सच बोल रहे हो तो वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर उसका एलिमेंट बेसिकली ऑफ मतलब फॉल्स ट्रुथ होगा, कैन मे बी कम ये फ्रॉम क्रिटिसिज्म में उसने लिखा है, मे बी ये क्रिटिसिज्म में लिखा है, जैसे मैंने क्रिटिसिज्म में ही ऐड करा। बेसिकली क्रिटिसिज्म भी नहीं था ये, बेसिकली मतलब ये लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर ही बोला था उसने कि एवरीवन शुड हैव द राइट टू स्पीच उसमें, क्योंकि एरिस्टोटल ने इसलिए कहा था, उसका नंबर नहीं आते। हाँ, तो उसका बस ये था कि एलिमेंट ऑफ फॉल्सिफाई और एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, दो एलिमेंट उसने बोले थे, इसलिए एक इंसान को भी कभी चुप कराना कभी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं यार। फिर उसके बाद मैंने लिबर्टी की बात करी है। नेशनल सफेयर पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिबर्टी अश्योर करो, इंटरनेशनल सफेयर पे इंडिविजुअल्स की भी और एज वेल एज कंट्रीज की भी अश्योर होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है तो जो सॉवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कोई भी कंट्री खुल के कोई डोमिनेंट कंट्री के स्टेप्स पे, उनके कोई भी इवेंट पे, कोई पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म नहीं कर पाती, तो लिबर्टी वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स जो हैं लेकिन जैसे ह्यूमन राइट डायमेंशन डाल दी मैंने कि सिविल लिबर्टीज को सिक्योर करने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह राइट टू प्रोटेक्ट के अंदर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन वगैरह करके लिबर्टीज को सिक्योर करने की कोशिश करती हैं, पर इसके भी क्रिटिक्स बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के कारण कहीं करते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न लिबरल वर्ल्ड में काफी सारे इवेंट्स हुए हैं, टिएनएनमेन स्क्वायर, इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी, फ्री स्पीच मूवमेंट इन यूएसए, और अब इंटरनेट शटडाउन्स जो हो रहे हैं और जो मीडिया की बायसनेस आ रही है। फिर उसके बाद इंटरनेट प्राइवेसी कंसर्न्स आ रहे हैं। तो स्टैनली फिश कोई स्कॉलर है, उसके ओपिनियन में देयर इज नो सच थिंग एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फिर मैंने ऐसे बेकार सा कंक्लूजन डाल दिया है कि अभी थोड़े एथिक्स को साथ लेके चलो, ह्यूमैनिटी को सर्व करो और नेशनल इंटरेस्ट भी अपने सिक्योर करते जाओ और ग्लोबल सिविल सोसाइटी को, मैनकाइंड को प्रमोट करो। और हाँ, बस हो गया यार। आई हैव मतलब तो मैंने इसमें दोनों भी टॉपिक ऐसे में मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बोथ ऐसे आर मिसिंग द पॉइंट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछा गया ना स्टेटमेंट में, लिबर्टी अच्छा राइट नहीं, ऑफ एक द बात पीपल बताओ है। अक्षय एक बात बताओ, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन? मुझे See, वो what I आई थिंक understand about the question is that हाँ question is not asking about liberty true or false, you know, liberty positivism and criticism. The question is हाँ about कि ठीक है हाँ हाँ मतलब लिबर्टी के अंदर ये पूछा गया है कि लिबर्टी का मतलब होता है कि इट इज द राइट ऑफ द पीपल टू टेल इवन इफ दे डोंट वांट टू लिसन टू दैट। अब इसको अगर मुझे लिखना होता ना तो व्हाट आई वुड डू इज इसको अलग अलग स्पीयर्स में लिखूंगा, जैसे इंटरनेशनल स्पीयर में लिखूंगा कि चाइना को क्वाड पसंद नहीं है, but still there are 3-4 countries which are coming together and forming the quad, even if China is not liking it. That is liberty. And again I will write this statement and justify कि भाई ऐसा है। even हाँ economic तो sphere में वही लिखना तो होगा सपोज। लिबर्टी का वही हुआ ना, मतलब दिस इज आल्सो शोइंग कि लिबर्टी के प्रोस क्या है। योर इंटरप्रिटेशन इज आल्सो शोइंग कि लिबर्टी के प्रोस क्या है, मतलब कि इंडिया को यूएस आके क्वाड बना रही है, तो दैट इज द सेम थिंग। बट अगेन मुझे तो अभी भी वही पहले वाला लग रहा है, तुम सब उल्टा जा रहे हो। जैसे अभी अक्षय ने बोलते बोलते ये बोल दिया कि इवन इफ अदर्स आर नॉट विलिंग टू लिसन देन आल्सो दे शुड हैव राइट टू स्पीक, बट टॉपिक तो अलग है ना, टेलिंग व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर। आप बताइए एक बताइएगा सेकंड सब लोग म्यूट कर लो का प्लीज। मीनिंग क्या एक है? सेकंड, किसी का माइक एको हो रहा है यार, प्लीज बंद करो। संजय शायद तेरा हो रहा है। ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कल मैंने सॉरी लिखा भी ऐसे ही कि मेरा कुछ मैं कहीं था बाहर। रही बात की दूसरा जो उसका म्यूट कर लो सब लोग प्लीज एक बार। नीलिश इको हो रहा है यार, नहीं आयुष पता लग आयुष रहा। का ही को हो रहा है। मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा। अब आयुष का हाँ हो रहा आयुष है। सुना।
आयुष का था ये, हाँ आयुष का था। हाँ ठीक है। बेसिकली मतलब कि जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो संजय अक्षय जो कह रहा है वो सही है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे लिबर्टी के बारे में नहीं पूछ रहे, लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में एक तरह से पूछ रहे हैं, यानी क्रिटिसिज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, या आपका स्पीच और वॉइस में डिफरेंस क्या है। बेसिकली लिबर्टी से ना मतलब ये इन लोगों का जो मतलब एड्रेस किया जा रहा है। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि राइट अदर पीपल, तो मतलब कि दूसरों को जिनको नहीं सुनना उनके लिए मतलब सॉरी कोई और बोल लो। हेलो, मतलब मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे टॉलरेंस लग रहा है वैसे। मतलब लिबर्टी अगर कुछ भी है उसका ये है कि जो मार्जिनल वॉइस है ना उसको पूरी तरीके से सुना जाए, क्योंकि मार्जिनल वॉइस का मतलब ये कि जो कोई सुन नहीं रहा है, जिस वॉइस को कोई सुन नहीं रहा है, मार्जिनलाइज वॉइस वो होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर लिबर्टी है तो जो मार्जिनल वॉइस है उसको सुना जाए। जैसे एनवायरमेंट में आज एग्जांपल दिया था प्रखर ने कि पूरा नहीं कर पाया शायद उसे, कि आइलैंड कंट्रीज हैं उनका कोई एनवायरमेंट का कंसर्न नहीं सुन रहा है, तो उसको एड्रेस किया जाए। या फिर जैसे क्वाड का एग्जांपल, वो तो पता नहीं हो तो कैसे एड्रेस करेंगे उसको, लेकिन जो मार्जिनल वॉइस को ही मतलब हर स्फेयर में जहाँ जहाँ पे मार्जिनल वॉइस है उसको कैसे, बिकॉज जो मेजॉरिटी होती है वो सुनना नहीं चाहती उसकी वॉइस को, तो अगर उन्हें लिबर्टी दी जाए तो इस लिबर्टी का मतलब है कि राइट, उनका राइट जो कोई नहीं सुन रहा है। मतलब इसके अंदर जेएस मिल था ना, उसको काफी ज्यादा सब्सटैंशिएट कर सकते थे, उसने सेम इसी चीज पे बात करी है कि टायरनी नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी की भी और माइनॉरिटी की भी टायरनी नहीं होनी चाहिए, दोनों में आपस में डायलॉग होना चाहिए और सबकी बात सुननी चाहिए। और फिर वो हेबरमास वाला भी था, आइडियल स्पीच सिचुएशन, तो उन सब चीजों को बीच के अंदर सब्सटैंशिएट करना था काफी। हाँ, वो मेल को इम्पोर्टेंस बहुत देनी थी कि अगर कोई गलत है उसको बोलने दिया जाए, जब उसको खुद भी एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं गलत हूँ, वो खुद चुप हो जाएगा। करेक्ट। और फिर जैसा शिवानी ने इसका बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया है कि कैसे, मतलब उस चीज को थोड़ा इस चीज से लिंक करना चाहिए था कि कैसे डार्क एजेस रही उस कारण की वजह से, क्योंकि जैसे उन्होंने स्टोरी लिखा कि सॉक्रेटिस था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिली इसलिए उसे मरना पड़ा, और एक तरीके से देखा जाए तो ह्यूमैनिटी का कितना बड़ा लॉस हुआ। और उसी का एक कारण है कि ये जो मिडिल एजेस है उसको हम डार्क एजेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया गया, कभी उसको चर्च रोक देता था, कभी कोई और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनको रोक देते थे, ठीक है, इसीलिए उनको डार्क एजेस कहा जाता है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मतलब उस स्टोरी के साथ ये लिंकेज हो सकता था। और भी हम कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई याद आ रहा है क्या किसी को और कोई एग्जांपल के अलावा? वही अर्थ इज राउंड वाली एक लिखी मैंने, एक हॉब्स की लिखी लेवियाथन की, उसको भागना पड़ा था कंट्री से, उसकी जलाई गई थी ऑक्सफोर्ड वगैरह, वो सब। मतलब जब हम ऐसे भी एग्जांपल हैं स्टार्ट। हाँ बोलो आप। मतलब शिवानी ने जितना भी जो फर्स्ट हाफ में जितने भी एग्जांपल दिए वो काफी रिलेट करते हैं स्टेटमेंट को। और जो प्रखर ने स्ट्रक्चर दिया था ना कि स्फेयर में जा रहे थे, मतलब एक बार ग्लोबल पे गए, इंटरनेशनल पे गए, नेशनल पे गए, एनवायरमेंट पे गए, डिफरेंट सेक्टर्स में गए, तो शिवानी के एग्जांपल्स उस सेक्टर के एक स्फेयर वाइज कोट करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई गेस ये एक मैंने मीनिंग का देखा पढ़ा, तो इसमें दिस इज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ दिस कोट। सी, free speech is just as much about the ability not to hear something through peaceable means as to say something through peaceable means. So I think यहाँ पे discussion to say something हो रहा है rather than to not say something through peaceable means. No? Ayush, everybody is saying that only. Okay. Everybody is emphasizing on freedom of speech and expression only. नहीं, ठीक है, leave it. I'm not speaking about freedom of speech and expression ना, मैं उसमें कुछ अलग बोल रहा हूँ। Listen to what I said. Please elaborate. मतलब free speech is just as much about the ability not to hear something, okay, through peaceable means as to say something through peaceable means. So it is saying कि liberty is as much about कि we do not want to hear something, okay, and that is the quote itself. थोड़ा सिंपल भाषा में बता दो ना आयुष भाई। अरे वो ये कहना चाह रहा है कि लिबर्टी का मतलब है वो, आयुष तुम्हारा यार वो एक हो रहा है, वेट वो ये कहना चाह रहा है कि लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आप जो सुनना नहीं चाहते हो उसे आप अवॉइड करो, ये कहना चाह रहा है वो। राइट ना आयुष? या मींस कोट भी तो वही कह रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ओके बट ठीक है, लेट अस नॉट इफ नॉट हैविंग कंसेंसस ओवर दिस, बट या अगर ऐसे मुझे होता तो जनरली आई वुड हैव रिटन लाइक कि
there is a personal sphere, and every like no in this personal sphere we should other people were able to tell that what they do not want to hear, like no ki this is hate speech, do not want to hear some bad things about their selves, and then on the questions of religion they do not want to hear no because this is a personal sphere. So maybe ऐसे करके हम connect कर सकते हैं, then उसके बाद इसका antithesis दे सकते हैं, but few voices will not be heard, उनको मतलब ऐसा हो जाएगा, discrimination करेंगे, then we can relate it that way. और फिर वही कि it's not just about hearing or not hearing, it's about no capability, ये सारा चीजें. ठीक है, बट यार उसमें आई थिंक 8 पेज लिख पाना आपके पर्सपेक्टिव से आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वो. या बट वो लिबर्टी एंड ये सब तो एडिशंस तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही इसको अलग नहीं जा रहा है, तुम यू रीड द कोट अगेन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हाउ यू आर कनेक्टिंग इट विद कि वेरियस वॉइसेस शुड बी हर्ड, बिकॉज इट्स डायरेक्टली सेइंग डू नॉट वांट टू हियर ना. यार ये मेरे ख्याल से ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि बेसिकली क्रिटिसिज्म के बारे में है कि मतलब जनरली पीपल आर वेरी अवर्स टू यू नो हियर क्रिटिसिज्म. ठीक है, करेक्ट. तो आप बेसिकली उसको प्रमोट कर रहे हो, तो मतलब जब फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी तो देन दे विल बी, जैसे माइकल डॉयल ने बोला था डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में कि वहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का डेमोक्रेसीज में एक एनवायरनमेंट होता है, तो देन देयर इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज, तो उसके बाद you are able to come up with the best policy available. हाँ, but like court is not ना कि like right to speak even if they do not want to hear. The court is right to tell that we do not want to hear ना. That is my contention. But ठीक है. वो यार 14 में से 12 लोग को तो वही समझ में आ रहा है जो मतलब शिवानी वगैरह जो बोल रहे हैं यार, मतलब मेरे को भी आयुष वाली बात समझ नहीं आ रही है, मतलब मेरे को समझ में आ रही है, मेरे को उसकी बात समझ में आ रही है और वो कह भी सही रहा है, उसके 2 इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं. अगर तो कोर्ट को थोड़ा और ध्यान से पढ़े ना तो उसके 2 इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं. पहला जो शिवानी बोल रही है या हम सब लोग जो बोल रहे हैं, और एक आयुष जो बोल रहा है, वो भी चीज निकल रही है उसमें से कि लिबर्टी तब होगी जब हम अगर कोई चीज नहीं सुनना चाहते हैं तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं सुननी है ये. सुनिए. हेलो, बोलूं मैं? हाँ बताइए. एक सेकंड यार, आयुष जो आप बोल रहे थे ना, इफ पॉसिबल प्लीज उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर या फिर ऐसा कुछ बना के डाल देना ग्रुप में, तो मतलब ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी बाद में. ठीक है. हाँ, मतलब नीति जी बोलिए आप. चारू जी बोल रही थी. हाँ, मैं ये कह रही थी जैसे इंडिया में लिबर्टी है तो हर किसी को ये तो है कि हमारे पास लिबर्टी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम गवर्नमेंट को प्रेज कर रहे होते हैं. बट और हम आजकल देख भी रहे हैं कि जैसे हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कह रहे होते हैं तो कई बार जेल भी जाना पड़ता है. तो हम अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो मेनली हियर होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में फुल लिबर्टी है. आई थिंक ये हाँ वही ना, बेसिकली क्रिटिसिज्म पे वही बात हो रही थी कि वो क्रिटिसिज्म कैसे, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी तो क्रिटिसिज्म वगैरह होना चाहिए. बट ये भी चीज हमें उसमें लिखनी चाहिए कि एकदम एब्सोल्यूट नहीं है लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उसमें कुछ ना कुछ पाबंदियां तो लगानी पड़ेगी ना. अब आप थोड़ी है कि देश के खिलाफ नारे लगाने लग जाओगे तो वो चीज नहीं चलेगा. तो कुछ ना कुछ तो एब्सोल्यूट तो नहीं रख सकते, उसमें तो कुछ बाउंडेशंस रखनी पड़ेंगी हमें. बाउंडेशन तो रखनी पड़ेंगी, बट वही जो एग्जांपल अभी लाइक सॉक्रेट्स का दिया या फिर वो अर्थ इज राउंड वाला दिया, अगर वो उस समय लोग नहीं सुन रहे थे, बट अगर वो अभी तो वही सही है ना. तो अगर हमें सुनना चाहिए, दे वांट टू हियर, मतलब जो गलत है वो तो गलत अपने आप धीरे धीरे सभी लोग उसके खिलाफ बोल रहे होंगे, बट जो चीज़ सही है उसके लिए अगर 10-20 लोग बोल रहे हैं उन्हें सुनना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए. तो इसी लाइन में हम लोग जा सकते हैं. देर ऑर्डर मतलब एक बार मैं मेरा स्ट्रक्चर बोल दूं क्या? बोल रहे. मतलब जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है ना, वी कैन स्टार्ट विथ इधर प्रखर वाला स्टोरी या फिर शिवानी का स्टोरी, दोनों भी अच्छे हैं. सॉक्रेटिस की स्टोरी हो सकती है या फिर जर्मनी जापान वाली स्टोरी. एंड आफ्टर दैट आई विल राइट एक पेज में स्टोरी हो जाएगी पूरी. नेक्स्ट पेज में पूरा डिफाइन करेंगे कि भाई हमें क्या समझ आ रहा है. जैसे आयुष ने बोला ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट, हम उस पेज में हम समझा देंगे कि भाई लिबर्टी हमें क्या समझ आता है, राइट एंड नॉट वांट टू हियर हमें क्या समझ आता है वो दिखा देंगे. एंड देन उसके बाद 3-4 पेजेस विल जो प्रखर ने किया है ना, अलग अलग डायमेंशन में, अक्षय
आई गेस जब आप इंट्रो करोगे तभी दिख जाएगा कि आपने इंटरप्रेट करा कैसे है कोट को। अरे वैसे स्टोरी में इसको कैसे स्टार्ट दिखेगा? करने के लिए ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे मेरी आवाज क्यों आ रही है? हेलो, कह रहा हूँ इसको आपको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का एक बुक है ना ऑन लिबर्टी, तो उसमें उन्होंने उन्होंने एक कारण पेश किए थे कि जैसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी विचार है वो हमेशा पूरी तरीके से गलत नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई रहती ही है। तो अगर हम सीधे सीधे उसे नहीं उस विचार को आने देंगे सामने, तो वो जो उसके अंदर सच्चाई है वो तो छुपी रह जाएगी। दूसरा उन्होंने दिया था कि जो भी कोई सत्य है, कोई भी चीज़ है, वो अपने आप तो उत्पन्न नहीं होती ना, 2 विचार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, देन उसके थीसिस, एंटीथीसिस, देन सिंथेसिस निकलता है। तो ये दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। फिर जो थर्ड कहा था कि कोई भी विचार जो है वो अतीत मतलब हमेशा से वहाँ पे विद्यमान नहीं था। कोई ना कोई और जो भी कोई कह रहा है उस समय जब भी, तो उसके लिए कोई ना कोई खतरा, मतलब जैसे हमने ये बात कही तो उसके खिलाफ बहुत सारी बातें कही जाती थी। बट उसे हम सुन वो कई बार वैसी सारी बातें जो आज हम सत्य मानते हैं पहले नहीं मानते थे, तो वैसी सारी बातों को सुनना चाहिए। और चौथी उन्होंने एक बात कही थी कि जो भी हम सही समझ रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होता है, कई बार और कई बार ये भी होता है कि जो सारे सोसाइटी समझ रही है वो भी सही नहीं होता है। तो जो तो ये इस कॉन्सेप्ट में जाके कि जैसे कुछ समाज में कहते हैं कि जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं, जैसे हम लोग कई चीज़ें आज हमारे सोसाइटी में हम नहीं उन्हें, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, बट उन्हें पहले लाइक वो सती प्रथा हुआ ये वो, तो उस समय बहुत सारे लोग उन्हें एक्सेप्ट करते थे, बट उसके खिलाफ अगर हम नहीं जा रहे हैं, तो आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा एक्चुअल में किस मतलब तरीके देखो, से। ये आपका पार्ट सही है, ये बीच में आ सकता था, नो डाउट अबाउट दैट, बट ओवरऑल थीम ये एकदम एब्सोल्युटली ये नहीं हो सकता था। थोड़ा बहुत जैसा आयुष ने बोला वो वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं। अब क्या है कि आजकल फेक न्यूज जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, या एक जो टर्म आई थिंक सौम्या स्वामीनाथन ने यूज किया था, इन्फोडेमिक चल रहा है, कि ऐसे लोग फेक न्यूज चला रहे हैं, हेट स्पीच फैला रहे हैं। तो लिबर्टी जो है एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं तो उसे कर्टेल करना ही पड़ेगा। तो वो जो आयुष वाला पॉइंट था ना कि पीपल डू नॉट वांट टू हियर और पीपल शुड नॉट हियर, वो चीज इसमें इनकॉर्पोरेट हो सकता है एंड की तरफ। तो आई थिंक शशांक ने इसमें ठीक बताया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस करके वी कैन एलैबोरेट, 2-3 पेज हो सकते हैं, उसके बाद कैपेबिलिटी अप्रोच ये सब हो जाएगा। शशांक ने भी सही इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, पर उसका भी देख लो ना मैसेजेस में। यार एक बार पलाश का देख लो, पलाश ने आंसर लिखा हुआ है इसमें। पलाश प्लीज बोल दो। आयुष तुम जो बोल रहे हो शशांक वाले में कवर हो रहा है क्या? या उसने यही बोला है ना कि पहले हमारा मतलब वी डू नॉट वांट टू हेयर, तो उसमें उसने पहले बोला है कि कुछ नेगेटिव सेंस में, द वे आई वाज आल्सो स्पीकिंग, कि रिलीजन पे हम नहीं सुनना चाहते, दैट इज आवर पर्सनल स्फेयर, कोई हमें आके टोक रहा है कुछ, दैट कुड बी नो, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन सेकंड कुड बी हेट स्पीच, थर्ड कुड बी फेक न्यूज, ऑल दीज थिंग्स। एंड देन उसको हम एक नेगेटिव सेंस में भी दिखाएंगे ना कि क्या है कि समटाइम्स वी डू नॉट वांट टू हेयर द ट्रूथ, फिर हम इसको गवर्नमेंट में भी ला सकते हैं कि गवर्नमेंट मे नॉट बी वांटिंग टू हेयर बट इट हैज टू हेयर, और फिर हम इसमें वल्नरेबल वॉइसेस को भी ला सकते हैं कि गवर्नमेंट समटाइम्स डू नॉट वांट टू लिसन टू देम, तो ऐसे करके उसे नेगेटिव से जोड़ देंगे हम सारा। करेक्ट। इसमें आई थिंक फ्रांस का जो चार्ली हेब्दो वाला एग्जांपल है ना, वो भी डाल सकते हैं कि कैसे लिबर्टी के नाम पे वो एक रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, और रिलीजन कहीं ना कहीं एक किसी पर्सन की आइडेंटिटी का हिस्सा होता है, तो वो चीज करना गलत है लिबर्टी के नाम पर, तो वो वाली चीज भी डाल सकते हैं। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये क्या पीएसआर के फॉर्म में लिखना था क्या अपने को पूरा? नहीं पीएसआई मैंने लिखा है, मैंने जनरली लिखा है, तो बता दोगे थोड़ा? हाँ जनरली बोल दो। हाँ, मैंने मतलब सिनारियो टाइप का बता दिया कि गीता वगैरह कोई एक विलेज वगैरह में थी, उसकी डेली लाइफ चालू हुई, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट था। उसकी जो फ्रेंड है उमा वगैरह, वहाँ पे उसके घर पे बहुत लोग थे, तो वो पहली क्लास में समझ गई थी कि क्या प्रॉब्लम है, कि वगैरह उसके शादी के लिए रिश्ते के वगैरह लोग वगैरह आए हैं, ठीक है, लेकिन सब लोग खुश थे, लेकिन सिर्फ वही अनहैप्पी थी। उसको पता था उसका भी रीजन कि उसके आखिर में उसका ड्रीम था डॉक्टर बनने का, हॉस्पिटल खोलने का, लेकिन नाउ हर ड्रीम्स हैज टर्न्ड साइलेंट, ऐसा करके। व्हाट शुड अब गीता क्या करना चाहिए था, क्या उसको कन्फ्रंट करना चाहिए था, वो सब बोल के फिर नेक्स्ट पेज में फिर हमने सीन के बारे में बता दिया।
कि डिलेमा बताता है, क्वेश्चन भी खड़े करता है, बट हार्ट में एक ही क्वेश्चन है कि राइट टू डिसाइड वंस लाइफ एंड स्टूड फॉर वन थिंग व्हाट वन थिंग्स इज राइट, ठीक है, जो लिबर्टी होता है। फिर मैंने सेकंड इसमें फिर आगे और बताया कि ये लिबर्टी का एक और इसके अंदर ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच भी रहता है। अब ये ऐसे में हमें क्या करना है वो आगे बता दिया मैंने कि क्यों इसे वैल्यू किया जाता है, क्या इसमें कोई लिमिट भी है, फिर हमें इसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं और क्या हम इसके लाइफ इसको यूज करके लाइफ को इनहेंस कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। फिर आगे बता दिया मैंने लिबर्टी एक कंडीशन होती है बीइंग फ्री की, ये कंट्रोल होता है अपने ऊपर और अपने एक्शन और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। लिबर्टी मतलब होता है ऑटोनॉमी। इमैनुअल कांट वगैरह ने बोला कि ऑटोनॉमी टू सी वंस ओन एंड, ठीक है। तो हम अब लिबर्टी को देखते हैं कि वैल्यू किया जाता है, लेकिन ये अब कैसे पोजीशन में आया, तो मैंने थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दिया हिस्ट्री को। लिबर्टी फिर नेक्स्ट पेज में लिबर्टी कंसेप्ट के बारे में बताया मैंने कि ओरिजिनेट हुआ था रेनेसांस में यूरोप में, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमेशा जितना ह्यूमन वर्ल्ड है उतना ही है। अब वोल्टेयर एम्फसाइज करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं मतलब डेथ तक झेलने के लिए तैयार हूँ मैं, अगर मुझे तेरे राइट के लिए लड़ना पड़ा तो, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि ये कॉज भी बना फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन का, और फिर इन लोगों ने इसको इंस्टेंट भी किया इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के साथ। फिर यूएन तक ने इसको यूडीएचआर में डाला है, लिबर्टी हमारे फंडामेंटल राइट भी है। फिर हम देखते हैं कि इसके बहुत लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया है इसको राइट के तौर पे, बट इसकी रीजन क्या थे, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होने से मुझे कुछ मिलता है या फिर नहीं होने से कुछ और मुझे अफेक्ट होता है कि नहीं। फिर मैंने इसमें आगे बता दिया नेक्स्ट पेज में कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रीडम हमारे फंडामेंटल मतलब एग्जिस्टेंस के लिए फंडामेंटल है। मिल बताते हैं कि ये इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, ये डिफरेंट कल्चर्स को मतलब अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्रिहेंशन के लिए रहता है। फिर इसके सिग्निफिकेंस को हम देख सकते हैं कि मतलब नहीं जुटला सकते कि ये ट्रुथ फाइंड करने में कितना हेल्पफुल है, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। फिर टॉलरेंस इसके हार्ट में है, लिबर्टी और इसके, और ये एसेंशियल है प्रिजर्व करने के लिए हार्मनी और पीस के लिए सोसाइटी। फिर राइट टू फ्रीडम एक सेंट्रल पार्टी डेमोक्रेसी का भी और अथॉरिटेरियन वगैरह भी दे दिया। फिर नीचे फ्रीडम एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड के लिए भी है, और ठीक है, बट वी कैन जब हम उसमें और एक्सप्लोर करते हैं तो हम देखते हैं कि अनलिमिटेड नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम है जो लाइसेंस नहीं देता आपको कुछ भी करने का, ठीक है। इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दिए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक का फ्रीडम दूसरे के फ्रीडम को भी खा सकता है, ठीक है। तो इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो हार्म प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो वो हार्म प्रिंसिपल के बारे में बता दिया कि स्टेट के पास कुछ स्टेट है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैफिक रूल्स वगैरह बता दिया कि लाइसेंस जो प्रोवाइड करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ये थ्रेट ना बन सके दूसरे के लिए। फिर ये प्रेवेलेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में देखे कि स्टेट के ऊपर ये राइट ड्यूटी है, तो वो खुद ये रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वगैरह दिया होगा। तो इसके बता दिए कि फ्रीडम कौन से सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डिसेंसी वगैरह जो भी अपने को पता है सब। फिर नेक्स्ट इसमें रीजनेबल जो रहते हैं, ये मतलब ये सोचना कि स्टेट के पास ये राइट होना चाहिए लिमिट करने का, ये भी रीजनेबल है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बार कंट्रोवर्शियल होता है। आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है। तो हाँ, फिर लेकिन ये कौन डिसाइड करता है? ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि हु डिफाइंस इट, और ये किसके एम्बिट में आता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, और इसकी मतलब कितने मतलब पनिशमेंट होने चाहिए। ये सारे टर्म्स एम्बिगुअस है, वेग है, इसलिए स्टेट इसको कभी कभी सप्रेस करने के लिए, क्रिटिसिज्म सप्रेस करने के लिए करता है। इसलिए हम सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी डिबेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो लिबर्टी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट लिबर्टी के एग्जिस्टेंस के लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्टेट के मिसयूज के लिए अपन देख सकते हैं कि 124A ऊपर वगैरह जो भी है वहां पे हो जाता है, जहाँ पे वो थ्रेड बन जाता है, ठीक है। फेक न्यूज आ चुका है जो एक बिग चैलेंज बन चुका है, जो इंडिविजुअल का ऑटोनॉमी पे थ्रेड बन चुका है, चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है, ठीक है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्शियस और ऑटोनोमस डिसीजन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही हम डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज का, परसेप्शन क्रिएट करते हैं दूसरे लोग। तो अब बहुत लोगों ने इसको मिसयूज किया है नेक्स्ट पेज में कि इंसाइट वायलेंस करने के लिए, डिसहार्मनी करने के लिए, और ये एनमिटी और वायलेंस के ऊपर, फंडामेंटलिज्म के ऊपर बहुत लोग इनटॉलरेंट हो जाते हैं। अगर थोड़े से भी व्यू उनके डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो थोड़े से वायलेंट हो जाते हैं। तो जैसे वो गौरी लंकेश का वो मार दिया था वगैरह, उसका एग्जांपल। फिर ये जो आईसीटी में हमने अपनी इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट को देती है क्योंकि प्रॉमिस हमको कन्वीनियंस का मिलता है। हमने अपनी फ्रीडम को स्टेट के ऊपर सरेंडर कर दिया है क्योंकि हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी का प्रॉमिस मिलता है। तो हमने खुद का एक मास सर्वेलेंस हमारी सोसाइटी में क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये केस बनाता है कि हमें सेफगार्ड करना चाहिए अपनी लिबर्टी को और उसको इनहेंस भी करना चाहिए।
तो हम देखते हैं कि स्टेट के जो फ्रंट में हम लॉस को बहुत अच्छे क्लियर और कंसाइज कोडेड वगैरह बना सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं ट्रायल के, ठीक है। और फिर लेकिन सिर्फ स्टेट इसको नेगेटिव सेंस में नहीं, इसको पॉजिटिव सेंस में भी लेता है कि ये कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है एनहांस करने की लिबर्टी, ठीक है। जो इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस है जो हमें मतलब लिबर्टी को रोकता है, तो हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, सोशल एक्सटर्नाइट हो गया, तो स्कीम जैसे मनरेगा, मिड डे मील, तो ये सब एनहांस करते हैं लिबर्टी को। फिर नेक्स्ट पेज में मीडिया जो फोर्थ पिलर है वो भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर एनजीओ वगैरह भी कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन में इंडिया के बारे में बोला है कि वो डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स पीपल कल्चर है, तो उसके एग्जिस्टेंस को सेव करने के लिए इनको लिबर्टी और टॉलरेंस तो चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यूज पीस और हार्मनी डिसाइड करते हैं। स्टेट कभी कभी चैलेंज बनता है, कभी कभी सपोर्ट करता है लिबर्टी को, इसका रोल इसलिए अहम हो जाता है, इसलिए हमारा रोल जो इसके ऊपर चेक कर सकता है वो अहम हो जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने सिटीजन्स को डॉर्व करते हैं या उनके डेवलपमेंट में उनको मतलब और हेल्पफुल करते हैं। तो ये इंडियन वैल्यू जैसे वसुदेव कुटुंबकम या सर्वदेव समान वगैरह, तो ये गाइडिंग लाइट हो सकता है हमारे एंडेवर के लिए। और फिर हमें जब हम ये सब कुछ कर लेगा तो शायद फिर वापस उस स्टोरी में आ जाता हूँ कि सीमा को वापस शादी नहीं करनी पड़ेगी छोटी एज में वगैरह, फिर वो सर अपने ड्रीम को परस्यू कर सकती है। और क्योंकि हमारा चिल्ड्रन ही फ्यूचर है तो इसलिए हम फ्यूचर हमारे हाथ में वगैरह वगैरह सर। अच्छा आंसर लिखा है, अच्छा सॉरी ऐसे लिखा है। हाँ यार, मतलब इसमें काफी क्या बोलते हैं ना, काफी अच्छा था। बस फ्लो भी बढ़िया हाँ, था, काफी फ्लो बढ़िया पॉइंट था। भी सही थे। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, बस इसमें एक सजेशन है मेरा, मतलब मुझे जो लग रहा है, मैंने बहुत सारे आंसर कॉपीज में, टॉपर कॉपीज में देखा है, वो क्या करते हैं जनरली, आफ्टर एवरी पैरा और आफ्टर एवरी 1 or 2 pages दे रिपीट द सेंटेंस दैट इज गिवन इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर के दिमाग में भी फॉल्स बिलीफ आ जाता है कि हाँ यार, बंदे ने पॉइंट पे एड्रेस करा है, कंटेंट वही रहेगा। बट आई थिंक जो इसमें भी लिबर्टी के बाद का जो पॉइंट है ना पूरा, राइट टू टेल पीपल एंड नॉट वांट टू हियर, इसको 2-4 बार दोहराना बहुत जरूरी था इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एसे। हाँ, आई थिंक इसमें जैसे शुरू में लिबर्टी लिबर्टी चल रहा था, बाद में ये फ्रीडम 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 हो गया। हाँ, वो चेंज कर दिया था मैंने बीच में। नहीं नहीं, मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड आंसर। बट अगर टॉपिक का अगर कहीं ना कहीं यूज करा जाए ना आगे, जो कीवर्ड्स है नॉट वांट टू हियर वाले, राइट टू टेल पीपल वाले, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो एग्जामिनर के माइंड पे। नहीं वो भी सही है। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि कोर पार्ट इसका आखिर में लिबर्टी के ऊपर ही है और टॉलरेंस वगैरह के ऊपर ही चल रहा था, तो मेरे को लगा कि सिर्फ वो आइडिया लेने से ही हो जाएगा, लेकिन ठीक है, वर्ड्स भी यूज करने से थोड़ा रेलेवेंस पता चलती है। ठीक है, इसने कोट आई थिंक वॉल्टेयर का लिखा है ना तुमने इसमें? हाँ। इसमें और क्या क्या थिंकर्स डाल सकते थे, मतलब कोई इंपॉर्टेंट कोट लिबर्टी तो काफी अमर्त्य सेन का कंसेप्ट डाला है कि इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग वाला एरिस्टोटल का डाला है मैंने नीचे वो अपने ग्रुप में, मतलब जो सीएस वाला था। अच्छा, आई थिंक इसमें जहाँ पे लास्ट में लिखा है ना टॉलरेंस वगैरह जरूरी है, वहीं पे अमर्त्य सेन के कंसेप्ट डाल सकते हैं कि यार मतलब एक इंटरनल इम्पेडिमेंट्स हटाने का तो काम करना ही है, बट कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत नहीं जरूरी है, ऐसा कुछ है ना। बट वो इससे कैसे रिलेवेंट होगा? वो लिबर्टी को तो एक्सपांड करता है ना, स्कोप ऑफ लिबर्टी। मॉडर्न लिबरल्स क्या तो करते हैं, स्टेट का पॉजिटिव रोल जो है पॉजिटिव स्टेट, या फिर जो अरे मतलब निगेटिव लिबर्टी जो क्लासिकल लिबरल्स ने दिया था उसी को एनहांस करा ना वेलफेयर स्टेट वाले लिबरल्स ने, सोशल लिबरल्स ने। जो अक्षय आप बोल रहे हो, मेरे ख्याल से पलाश ने एंड तो उसी लाइंस पे ही करा है कि अब वो गीता डॉक्टर बन सकती है, तो वही कैपेसिटी बिल्डिंग ही आ गया। हाँ, कीवर्ड बोल रहा हूँ, मतलब आई मीन अच्छा, अमर्त्य वैसे सेन एंड अमर्त्य कैपेसिटी लिख बिल्डिंग। देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वही लिखना है कंटेंट, बस उसमें ऐड करना है एक दो जगह पे। हम्म। अच्छा, कंक्लूजन के लिए और कोई पॉइंट है किसी के पास? एनी अदर मेथड टू कंक्लूड? कुछ तो बोलो, कुछ ना कुछ तो। नहीं याद आ रहा। बाकी लोग? एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट था लिबर्टी के ऊपर, बट आई डोंट नो यहाँ पे वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। उसने ये बोला था कि ऐसा लोग जो कि अपनी लिबर्टी को सेक्रीफाइस करे फॉर सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, वो दोनों ही चीज डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन वो आई थिंक थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा, एक वन साइडेड व्यू।
तो शायद बीच में डाल सकते हैं तो भी। और किसी को कोई कोट याद आ रहा है क्या इस पे? या फिर कोई रिसेंट एग्जांपल जो डाल सकते हैं अपन इसमें? एक दो बुक्स का नाम डाल सकते हैं, जैसे वो जो आप बताइए बताइए बताइए। जैसे नेल्सन मंडेला जी की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 28 साल वो जेल में रहे थे, तो उससे थोड़ा जोड़ सकते हैं। एक आंगन सूकी का एग्जाम्पल भी हम लोग बीच में डाल सकते हैं ना, उनकी बुक भी है एक फ्रीडम फॉर फियर, उसमें एक बात उन्होंने कहा है कि उनके लिए जो वास्तविक मुक्ति है वो भय से मुक्ति है, मतलब स्वतंत्रता जो भी है वो एक जो डर है ना उससे मुक्ति है। अगर आप के पास अगर कोई भय है तो उससे बिना मुक्त हुए आपको गरिमापूर्ण मानवीय जीवन आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। तो वो भय मतलब वही हुआ ना कि हम अपनी बात कह नहीं पा रहे, हम हर चीज से डर रहे हैं। तो ये उनकी बुक का नाम लेकर डालते हैं। बाकी एक ये भी नेगेटिव सेंस में भी डाल सकते हैं, जैसे सलमान रुश्दी की बुक है द सैटनिक वर्सेस, या इस टाइप की बहुत सारी बुक जिन पर बैन लगाए गए थे, तो ये भी एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए, तो इनको भी बीच में एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं। इसमें एक दो कोट्स है, जैसे नेल्सन मंडेला का उन्होंने बोला, तो उसी का कोट रिपीट कर रहा हूँ। For to be free is not merely to cast off one's chain, but to live in a way that respects and enhances the freedoms of others. तो ये इसने बोला था नेल्सन मंडेला ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन का हमने बोल ही दिया। अब्राहम लिंकन का भी एक कोट था कि those who deny freedom to others deserve it not for themselves. यार संजय एक बार वो चैनल दिखा दे एक बार। देखो अच्छा गाइस, सब लोग को मतलब रिक्वेस्ट है कि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिल रहे हैं ना अभी भी एंड आफ्टर दिस मीट, प्लीज यहाँ पे कमेंट में आके डाल देना। आई थिंक अभी किसी ने चारों ने बुक्स बताया ना, दोनों दो बुक्स के नाम चारों। हाँ इसमें डाल देना यार कमेंट्स में, सेक्शन के अंदर। मतलब बाकी सब लोग भी यार कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, बुक्स हो या कुछ भी एक्स्ट्रा, तो इसमें डाल दो, रिवीजन के लिए काम आएगा ये। आप यहाँ पे वो जो फादर स्टैन का एग्जांपल ले सकते हो क्या, जो स्ट्रॉ वाला केस? कैसे रिलेट करेगा उसे? भैया जी वो डिजेबल है, तो ऑब्वियसली उसको चाहिए था वही apparatus चाहिए था, और उसको नहीं दे रहे हैं, तो इट इज अ लिबर्टी, थ्रेट टू लिबर्टी ना, और उसका भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन फिर हो रहा है। बट वो आई थिंक कोर्ट में पेंडिंग है ना वो इशू, तो आई थिंक कमेंट करना सही रहेगा नहीं। कोई बात बेटर नहीं। अवॉइडेड यार। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि वो अभी अंडर ज्यूरिडिक्शन में, अपन पहले ही कोई जजमेंट दे दे और बाद में पता लगे वो उसको प्रॉब्लम भी नहीं था ऐसा, वो थोड़ा फन हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, आई थिंक ये फिर डिस्कस हो गया। नेक्स्ट करते हैं ना। काफी हो गया। अच्छा यार, आफ्टर दिस डिस्कशन एटलीस्ट जिन्होंने नहीं लिखा है ना अब तक, जैसे मैंने भी नहीं लिखा है, तो इफ पॉसिबल डू ट्राई टू राइट। अब तो पॉइंट्स आ ही गए सारे। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था लेजिस्लेटिव मेजर्स अलोन आर नॉट इनफ टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी। ठीक है, स्पेस सिग्मा। और किसी को बताओ भाई, मैं लास्ट में आने वाला हूँ। और कोई है ही नहीं? है, देखो ग्रुप में अच्छी तरह से देखो। अरे कहाँ है यार, देख के रही आंसर है। मैंने लिखा है, पता नहीं पोस्ट हुआ है ग्रुप में कि नहीं, बट कहाँ पे आप बता सकते हो क्या? ये जो ग्रुप था ना एथिक्स वाला, उस पे ही शायद, नहीं एथिक्स नहीं, वो जो लेट्स रिव्यू हाँ वाला, उस पे। मैंने ग्रुप कर दिया यार। यहाँ ये रहा। हाँ एक सेकंड, तो मैंने बहुत घटिया लिखा है, पहले मैं बोल दे रही हूँ। मैं जल्दी थोड़ा बोल दूंगी। हाँ ऊपर मतलब आप बॉर्डर स्ट्रक्चर बता दो और थोड़ा इंट्रो हाँ, वो
हाँ बस, क्योंकि पॉइंट्स मेरे कुछ खास है नहीं। तो इसमें थीम से मैंने ये समझा कि लेजिस्लेटिव मेजर्स आर नॉट इनफ टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी। मतलब इसका ये है कि लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं इंपॉर्टेंट, बट ये इनफ नहीं है, लाइक नेसेसरी है बट इनफ कंडीशन नहीं है कि वुमेन की सेफ्टी हो सके। तो मैंने स्टार्टिंग ऐसे ही कर दी कि इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज वुमेन सेफ्टी, अ गर्ल्स रिप्लाई इफ अ वुमन डू नॉट फेयर विद टाइम एंड प्लेस इट मीन्स सेफ्टी एग्जिस्ट। तो मैंने ऐसे थोड़ा डिफाइन कर दिया कि एक्चुअली सेफ्टी होती क्या है वुमेन की, कि प्लेस और टाइम का मतलब ऑब्वियसली यही है कि टाइम ना देखना पड़ेगा, आप किस टाइम जा रहे हो बाहर, और जगह ना देखनी हो। फिर मैंने थोड़ा सा बता दिया अंडा के कॉन्टेक्स्ट में कि वल्नरेबल सेक्शन है, नॉट ओनली आवर सोसाइटी बट ऑलमोस्ट हर जगह। इंडिया में डाइकोटोमी है कि देवी और गॉडेस माना जाता है, बट ये रिसेंट में इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पर्सनल एंड बोथ पब्लिक स्पेस फेयर में कि ये ग्रिम पिक्चर एक आती है निकल के। फिर मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया कि जो लेजिस्लेशन की प्रोसेस है ये तो काफ़ी पुरानी है, लाइक कॉलोनियल टाइम से ही स्टार्ट हो गया था कि वुमेन की सेफ्टी के लिए लेजिस्लेशन स्टार्ट हुआ था। जैसे एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया था 1861 में, और लेकिन फिर भी उसे बहुत प्रोटेस्ट किया गया था। देन फीमेल इन्फेंटिसाइड आया, शारदा एक्ट आया, सती प्रिवेंशन एक्ट आया। तो ये सारे एक्ट तो बहुत सारे आ गए, लेकिन फिर भी कोई भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब इतने लेजिस्लेशन के बाद में। जो ये सारे लॉज थे वो पेपर पे ही रहे, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ। फिर इंडिपेंडेंस भी मिल गया हम लोग को, और काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया गया कि वोटिंग राइट दे दिया, पर फिर भी ये एक पॉलिटिकल फ्रीडम मिली। अभी भी क्रूशियल जो इशू था वुमेन की सेफ्टी का वो अभी भी एड्रेस नहीं हुआ। फिर उसमें जब हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ। तो ये पता चल रहा है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं इतना अडॉप्टेबल नहीं थी उस टाइम। उसके बाद में भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, और निर्भया गैंग रेप के बाद में ये जो वुमेन्स प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस और विशाखा गाइडलाइंस के बेस पे आया। तो पोक्सो एक्ट में भी अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, जुवेनाइल एक्ट है। मतलब ये मैंने सारा रेफरेंस दे दिया कि इतना सारा लेजिस्लेशन ऑलरेडी आ चुका है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन को एड्रेस किया है कि लेजिस्लेशन तो काफ़ी है बट इफेक्टिव नहीं है। तो मैंने बताया फिर भी अभी एनसीआरबी का डेटा है, उसमें हाईलाइट हुआ है कि कितना तेज़ी से जो क्राइम रेट है वुमेन्स के अगेंस्ट वो बढ़ रहा है, और नए क्राइम रेट भी आ रहे हैं जैसे साइबर बुलिंग और मेल बॉम्बिंग, इस तरीके से, जिसमें ये जो पुरानी वाली अप्रोच है वो भी कोई यूज़ नहीं हो रही है। फिर सजेशन में मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि कैसे अप्रोच होना चाहिए हम लोग की। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, मतलब ये भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन ने बोला है कि सबसे स्टार्टिंग हम लोग की एजुकेशन से करनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन। और एसडीजी गोल मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो मैंने एसडीजी गोल में किसी में बोला है ना कि जेंडर इक्वलिटी को इनकलकेट करना चाहिए चिल्ड्रंस में, तो वो बोला है। फिर सिविल सोसाइटी के हाँ ओके, भाई। फिर सिविल सोसाइटी जो एक मेजर रोल प्ले कर सकती है अवेयरनेस को जनरेट करने में। जैसे एक यूएस में कैंपेन है ही फॉर शी, जिसमें आपके लोकेलिटी मतलब आपके आसपास में किस तरीके से वुमेन एक्सप्लॉइट हो रही है या जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है उनको एड्रेस किया जाता है, सिटीजन्स को बताया जाता है, तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा, फैमिली बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर सकती है। जैसे हम बताते हैं कि हाँ बॉयज डोंट क्राई बट वी शुड टीच दैट बॉयज डोंट मेड अदर्स क्राई। तो देयर इज अ नीड टू डिटेस्ट सो कॉल्ड गर्लिश एंड बॉयज एटीट्यूड इन चिल्ड्रंस एंड टीच देम इक्वालिटी। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि अदर रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे डाउरी की प्रैक्टिस को तो मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ले आए हैं, बट सोशली वाइकआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक टर्म डाला है इसके लिए, सेंसिटाइजेशन ऑफ डाउरी। इसको हम लोग तभी टैकल कर सकते हैं जब सोशली ये चीज़ें रिकॉग्नाइज हो कि हाँ गलत है ऐसा। फिर महात्मा गांधी ने बोला है कि बेस्ट लॉ वही इम्प्लीमेंट होते हैं जो इवॉल्व फ्रॉम द सोसाइटी होते हैं। तो इसलिए जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में मैंने बोला है कि ये सारे एक्चुअली मुझे लगता है स्ट्रक्चर में थोड़ा गलती कर दी कि मैंने ये पॉइंट बाद में लिखा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये मुझे पहले लिखना चाहिए था। फिर मैंने बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को भी बहुत फोकस करना चाहिए। अभी कन्विक्शन रेट सिर्फ 6% है, तो ये बहुत डिमोरलाइज करता है विक्टिम को, उसको पेरेंट्स को फाइल करने में कंप्लेन, और क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। फिर मैंने बताया कि इसके लिए आप फास्ट ट्रायल कोर्ट ला सकते हैं, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को ज़्यादा पावर दे सकते हैं। जो अभी एक वाइट एलिफेंट बोला जाता है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रेसिंग हॉर्स में। फिर नेक्स्ट में मैंने दिया है कि जेंडर सेंसिटिव पोलिंग करना चाहिए, और उसके लिए विक्टिम फ्रेंडली जेल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक्चुअली अभी चाइल्ड फ्रेंडली जेल का कॉन्सेप्ट आ चुका है, बट ये विक्टिम फ्रेंडली लाइक वुमेन के लिए अभी नहीं आया, तो इसलिए मैंने दिया इसे।
फिर प्रिजन रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे प्रकाश सिंह कमेटी में बोला भी गया है कि स्पेशल प्रोविजंस होना चाहिए जो भी वुमेन वहाँ पे होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल एक सेक्शन हो सेकंड जाता है वहाँ का। सुजैन, एक मिनट इंटरप्ट हाँ, कर रहा हूँ। बोलिए। ये विक्टिम फ्रेंडली जेल का क्या मतलब होता है? लाइक विक्टिम, जैसे चाइल्ड फ्रेंडली में ऐसा एम्बियंस होता है कि लोग जाते हैं वहाँ पर, लाइक कंफर्टेबल फील करते हैं ना। तो कोर्ट रूम विक्टिम होना फ्रेंडली चाहिए ना मतलब ये? इस तरीके का एम्बियंस हो, लाइक वहाँ पर। हाँ, कोर्ट रूम नहीं है। जैसे चाइल्ड फ्रेंडली में क्या किया गया है ना, जैसे डॉल्स रख दी गई हैं, मतलब जो जो बच्चों को चीजें पसंद होती हैं वो रख दी हैं। तो विक्टिम फ्रेंडली ये यूरोप में कॉन्सेप्ट है कि वहां पर एज अ, जैसे हम लोग अपनी लोकेलिटी में रह रहे हैं ना, वैसा एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा नहीं नहीं लगेगा आपको कि आप किसी ऑफिस में हैं या किसी जेल में हैं। वो नहीं, मैं क्वेश्चन ये था कि विक्टिम क्यों जेल में जाए? सॉरी, मुझे लगता है प्रिजन होना चाहिए यहाँ पर। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, प्रिजन होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देयर इज ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट प्रिजन रिफॉर्म। हाँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अभी साइबर लॉ भी साइबर लॉ तो है, बट अभी भी उसमें कुछ और रिफॉर्म करना चाहिए। साथ साथ साइबर सेल हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, जो अभी भी मैंडेटरी नहीं है। लाइक सारी डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल नहीं होता। फिर एग्जिस्टिंग जो वुमेन सेफ्टी नंबर है 1090, उसमें एनजीओज और वॉलंटियर्स और कम्युनिटी पुलिसिंग, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ताकि इनका बेस बढ़े। मतलब ज़्यादातर होता है कि आप डायल करते हो, नंबर लगता नहीं है, बिजी बताता है इस तरीके से। फिर उसके बाद में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, अलॉन्ग विद सेल्फ कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि क्राइम हो भी नहीं और रिपोर्ट भी किया जाए अगर हो कहीं तो। फिर इस तरीके से वुमेन सेफ्टी को बहुत ज़रूरत है। लास्ट मैंने एंड कर दिया है कि ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शी इज़ मोर देन अ मदर, डॉटर एंड अ वाइफ, एंड इट इज़ राइटली सेड द कंट्रीज इज ग्रेट वेयर वुमेन्स आर रिस्पेक्टेड। दैट्स इट। ठीक है, करेक्ट। काफी अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं इसमें। बट आई थिंक थोड़ा सा वन साइडेड नहीं कर दिया कि बिल्कुल बैश ही कर दिया कि लेजिस्लेटिव से कुछ हो ही नहीं रहा है? जैसा हम फेमिनिज्म को एक्चुअली हाँ, मुझे लग रहा था पहले लास्ट में, लेकिन मैं इतना थक गई थी कि मुझे लग रहा कैसे भी बस फिनिश कर दो। लास्ट में सोच रही थी कि एक पैरा लिखूंगी कि नहीं, लेजिस्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने छोड़ दिया उसको। इवन हाँ, ये बीच चीज़ का है क्या। जो तुम्हारा जो स्टार्टिंग बीच में एग्जांपल्स लिखे हैं वो ज्यादा अच्छे लिखे हैं, मतलब स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था ना हाँ, जो। वो काफ़ी स्ट्रक्चर में काफ़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बीच में इम्प्लीमेंटेशन की बात की। मुझे लग रहा है कि पहले इम्प्लीमेंटेशन की और बाद में मतलब सोसाइटल लेवल पे जो इशू है उनको एड्रेस करना चाहिए था। वैसे लग रहा है सुजैन ने बहुत जल्दबाजी में लिखा है, क्योंकि उनके आंसर्स इससे बहुत बढ़िया होते हैं। नहीं, ये भी काफी बढ़िया है। नहीं वैसे नहीं बता, इन प्रेजेंटेशन। एग्जांपल्स तो आपका लिखे हैं आप। एक्चुअली क्या? मुझे लग रहा था आज टेस्ट है, तो मैं उसी के लिए बैठी थी। फिर मैंने चेक किया तो नहीं था। फिर मुझे लगा मैं क्या करूं, तो फिर देखा, चेक किया कि हाँ कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा लिख लिया। नाइस ऐसे नाइस यही। अटेम्प्ट, काफी अच्छा है यार। अच्छा, स्ट्रक्चर में किसी को अलग कोई इंटरप्रिटेशन है क्या? कैसे करोगे आप लोग? हाँ, बोलूं? बताओ बताओ। हाँ, ये जैसे ये इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। बट कुछ थोड़ा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट और जो हमारा बेसिक, हमारा जो इनबिल्ट हमारा जो नेचर बनता जा रहा है, उस पर भी थोड़ा डालना चाहिए कि मतलब लेजिस्लेटिव मेजर्स तो चेंज के लिए ठीक है, बट हमारे अंदर और क्या-क्या प्रॉब्लम्स है जिनको एड्रेस करना चाहिए था, थोड़ा सा नहीं किया है। हाँ, इन्होंने वो वैसे गांधी वाला पॉइंट लिखा है कि चेंज अगर आएगा तो वो सोसाइटी की तरफ से आएगा। तो आई थिंक वही पॉइंट करना चाह रहे हो ना चारू? हाँ, नहीं वो करना चाह रहा था, और कुछ बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बोल देती हूँ फिर मैं। जैसे एक तो ये है कि जैसे वो रुडयार्ड किपलिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था ना, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, तो उसको हम यहाँ जोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि जो श्वेत लोग हैं वो अश्वेत लोग को सभ्य बनाने के लिए वो मतलब, तो वही चीज़ यहाँ पे पुरुष लोगों का भी एक मानसिकता रहता है कि जो महिलाएं हैं वो क्या नाम है, वो उतनी बुद्धिमान नहीं है, उन्हें हमसे पूछ के थोड़ा काम कर लेना करेक्ट चाहिए। करेक्ट। हाँ, तो अगर पूछ इसके लिए के ले मतलब वो वर्ड जो था, मतलब पेट्रियार्की या आई थिंक पैतृवाद कहते हैं, वो वर्ड नहीं डाला पूरे पैसेज में। हाँ, नहीं वो तो हाँ डालना ही है, बट इसको भी मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देती हूँ। जैसे इसमें ये है कि
पुरुष वो उन लोगों का रहता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है या आपको पूछ के करना चाहिए, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो हमारा काम है, हमें आपको सुधारना चाहिए। लाइक वो दंड वाली फिलॉसफी है ना, रिफॉर्मेटिव वाला, दंड का सिद्धांत है रिफॉर्म। तो रिफॉर्म करने के लिए फिर वो हिंसा का सहारा लेते हैं, मतलब वो इसे जस्टिफाई करते हैं इस तरीके से कि हम आपके ऊपर मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो हम आपका सुधार कर रहे हैं। तो एक ये जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे अधिकार और कर्तव्य वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको हम ये जोड़ सकते हैं कि जैसे पुरुषों के पास सारे अधिकार हैं और स्त्रियों के पास सिर्फ कर्तव्य है, तो ये बड़ा मतलब बैलेंस सा हो जाता है। और मार्क्स को भी थोड़ा सा डाल सकते हैं कि जैसे मार्क्स का है क्या कि परिवार को उन्होंने नहीं, परिवार संस्था में उनका बिलीव नहीं था, और उन्होंने जैसे कि जो औरतें रहती हैं वो अपना फैमिली छोड़ के आती हैं शादी के बाद, तो क्या होता है कि वो वहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेशन वाला, एक अलगाव वाली फीलिंग आती है, मतलब फीलिंग्स कई बार उनका जनरेट हो जाता है। इससे भी थोड़ा मार्क्स का है ना एक आइसोलेशन वाली थ्योरी, तो उससे थोड़ा जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और जो एलिनेशन, राइट? वैसे मार्क्स का जो आइसोलेशन है वो इससे थोड़ी है, वो तो आई थिंक आइसोलेशन है, एलिनेशन। वो तो हाँ मतलब वही दोनों। हाँ, थोड़ा सा मतलब कनेक्ट करने के लिए कि एक तो मार्क्स परिवार की संस्था में बिलीव इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मेनली शोषण पे आधारित है, तो वो इस मतलब जोड़ सकते हैं मेनली तो उनका परिवार वाला। और एक एंटोनियो ग्राम्शी का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, कल्चरल हेजीमोनी वाला, तो इसमें जो क्या होता है, जो शोषक वर्ग होता है वो हमेशा क्या करता है कि दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हिंसा या किसी भी तरीके का सहारा लेता है। तो वैसे ही पुरुष वर्ग जो है वो हर तरीके से मतलब स्त्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए, तो वो भी कल्चरल हेजीमनी हमारा। और इसमें ये भी होता है कि जो औरतें होती हैं वो खुद भी सपोर्ट कर रही होती है, लाइक हमारी जो सासू माँ हुई, हमारी माँ भी हुई, वो भी सिखाती है अरे यार वो पति है, मार सकता है, एक बार ही मारा है ना, या इस टाइप की चीजें, तो ये हमारे कल्चर में इनबिल्ट है। तो और इसके अलावा एक और जो एरिस्टोटल की कैथारसिस की थ्योरी नहीं है कि जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं तो उससे कनेक्ट करते हैं तो हमारी अपनी सारी फीलिंग्स का कैथारसिस विरेचन हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हैं कि पुरुष जो है वो अगर उसके अंदर बहुत सारी जो मेंटली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, या फिर उसकी अच्छी शिक्षा नहीं हुई है, या फिर उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, या दुनिया भर की जो भी उसकी प्रॉब्लम है, तो उसका कैथारसिस करने का एकमात्र तरीका सिर्फ पत्नी के ऊपर जो हिंसा कर रहा है वो है। तो क्या ये और जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने शराब पी ली थी इसलिए ऐसा मैंने कर दिया, तो ये आप शराब पिए थे तो आपने अपने कलीग से, आपने जो आपके सीनियर हैं उनके ऊपर क्यों नहीं हाथ उठाया। तो ये सब चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा इनको भी डाला जा सकता है, ताकि सिर्फ ये लेजिस्लेटिव से ही नहीं सुधरेगा, हमारा जो अपना पर्सनल है, जो छोटी छोटी चीज़ें हम जहाँ सुधार सकते हैं, तो ये सोसाइटी के लेवल पर ये सबको थोड़ा थोड़ा बस नाम भी डाल देंगे तो काम चल। करेक्ट, मतलब सोशल एंगल भी थोड़ा डालना चाहिए था इसके अंदर, क्या क्या था वो एक डिमेंशन हो सकता था। एक डिमेंशन ये भी हो सकता था कि कैसे लेजिस्लेटिव ने थोड़ा कंडीशन इम्प्रूव भी किया है। और कोई डिमेंशन किसी को लग रहा है? इसमें थोड़ा पॉजिटिव एंगल कि लेजिस्लेटिव मेजर से भी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, अगर इसका भी तो एग्जांपल मुझे लगता है इसमें देना चाहिए था। जैसे क्या है कि अगर इंडियन सोसाइटीज़ देखें तो अपर स्ट्रेटा जो है ना वहाँ पर थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ी है और लोग अपने राइट्स के लिए वुमेन भी लड़ रही हैं। जो प्रॉब्लम है वो लोअर स्ट्रेटा में ज़्यादा है, मतलब जैसे विलेजेस में जो प्रॉब्लम है, जो भी रेप हो रहा है वो वहाँ पे लेवल पे ज़्यादा हो रहा है। तो ये पॉजिटिव मेजर देना, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आया तो उसका फ़ायदा एक सिटी लेवल पर या फिर टीयर कौन सी सिटी जो अच्छी सिटीज़ होती है वहाँ पर हुआ है लेजिस्लेटिव मेजर। तो यहाँ पे एक एंगल देना चाहिए था कि लेजिस्लेटिव मेजर भी एक जरिया है सुधारने का, अलोन नहीं है वो। हाँ, एंड इवन जो आई थिंक वो बी.आर. अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट भी था ना कि हम वेट नहीं कर सकते कि सोसाइटी इवॉल्व हो, उससे पहले हम लॉज बना दें। आई थिंक वो भी डाला जा सकता है इसमें कि एक दूसरा कंसेप्ट ये बताएंगे कि जो जितनी भी जहाँ पर प्राइमरी सोर्स मेनली अगर इनकम होता है, जैसे एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे वुमेन सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड पोजीशन पे होंगी, वल्नरेबल पोजीशन पे होंगी। जैसे जैसे हम टर्शियरी सेक्टर्स में जाएंगे, सर्विस सेक्टर्स में जाएंगे, तो वुमेन की पोजीशन लगभग इक्वल होने लगेंगी। वही इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम लोग पहले प्राइमरी कल्चर में थे, एग्रीकल्चर में थे हमारा, तो वहाँ पर मैन पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो वहाँ पर
वो मेन का रोल ज़्यादा था, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वो अपने ग्रॉस फॉर्म में थी। लेकिन सर्विस सेक्टर आने से ये जो लेबर है इसका रोल कम हो गया है, मतलब मैन पावर का कम हो गया है, टेक्नोलॉजी आई है, मशीन्स आई हैं, तो अब वो वुमेन भी उसमें इक्वालिटी आ गई है, तो यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जोड़ सकते थे। सही बोल रहे हो, बट मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में ज्यादा फोकस सोशल एंगल पे करने के लिए नहीं बोल रहे। हाँ जी, मतलब ज्यादा फोकस सोशल एंगल पे स्टेटमेंट में करने के लिए नहीं बोल रहे। जो मतलब बोला ठीक है, पर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि जैसे 10-12 पेज लिखने हैं तो किस रेशो में बांटे हम, कि कितना फेवर में लिखना है, कितना सोशल एंगल डालना है। कमी डालनी है, मतलब कि लेजिस्लेटिव मेजर से बहुत चीजें इंप्रूव हुई, इसको तो कम ही लिखना होगा। हाँ मतलब जैसे जो प्रॉब्लम के हैं, लॉज गुड हैं, लेकिन उसके जैसे ये मुझे लगता है इंट्रोडक्शन से बेटर हो सकता है कि निर्भया के बाद रेप में कोई कमी नहीं आई। अगर एनसीबी का डेटा होगा तो उसमें बढ़ाई ही है, कम नहीं हुआ। तो वहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम क्या क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म में है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन इतनी पुअर है कि उनके अंदर कोई पुलिस विल नहीं है। पॉलिटिकल विल होती है, पुलिस विल होती है ना, या जस्टिस वहाँ पे उसका जिक्र, हाँ सही है, जस्टिस के प्रति विल नहीं है ना। जज उनको पिंग करेंगे कि आप जल्दी से चार्जशीट फाइल करो। मतलब होता है ना कि एक प्रिजन उसमें पुलिस रिफॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है, केस तो फाइल हो जा रहा है लेकिन खाली एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। कन्विक्शन रेट जो है वो काफी कम है, मतलब लेस देन आई थिंक 20%। हाँ, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म लाने की जरूरत है सबसे, मतलब वो भी मेंशन होना चाहिए था। Hello guys. Hello. Hello, this is Shubham Mishra and I am new to this group. And I would like to add a few points here that just now जैसे भी शक्तिमान ने ये बात बोली कि नो डाउट बहुत सारे केसेस हैं, और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी हम मेंशन कर सकते हैं। एक सोशल स्टिग्मा भी होता है, लड़कियाँ केसेस रजिस्टर करवाने नहीं जाती, उनकी फैमिलीज भी नहीं जा पाती हैं। एंड इसका एक इशू ये भी हो सकता है कि हमारे पास लॉस तो बहुत सारे हैं पर श्योरिटी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट होंगे ही, और पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बहुत ही ज्यादा है। सो आई थिंक वी नीड फास्ट ट्रैक कोर्ट आल्सो। नहीं, तो वही है ना कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्रिमिनल जस्टिस के प्रति हमारा ट्रस्ट कम है। बिल्कुल, वो है भी नहीं, मतलब वो राइट भी है और कम भी है। उसका रीजन यही है कि लोगों को पता है कि पुलिस के केस जाने के बाद उल्टा विक्टिम का हरासमेंट ज्यादा होगा। बिल्कुल। हेलो, हाँ मैं इसमें दूसरा अप्रोच वगैरह बता सकता हूँ क्या? बताओ। मतलब मैं तो जरा वापस वो स्टोरी वगैरह से चालू करूँ कि मैं जैसे जा रहा हूँ रोड में, मैं देख रहा हूँ कि लोग खड़े हुए हैं, सामने एक घर में पुलिस वगैरह आई है, लोग बातें कर रहे हैं, या मतलब एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो मेरे को तो पता ही था ये बाहर घूमती थी इसलिए ऐसा होता है, किसी को साथ में लेके जाती थी वगैरह, ऐसे कुछ जो स्टिग्मास वगैरह होते हैं। पुलिस तो वैसे भी कुछ नहीं करेगी, तो एक और एंगल गिर जाता है कि एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। ठीक है, सोशल स्टिग्मा भी हो गया, अपना एग्जीक्यूशन वाला भी हो गया। फिर ये लोग बोलेंगे लड़की की गलती होगी वगैरह, मतलब उसको स्टिग्मेटाइज भी करते हैं उन लोगों को। मेरे को तो लगता है माँ बाप की मतलब लोग बात कर रहे हैं कि मेरे को तो लगता है माँ बाप की गलती होगी, उनको तो लड़की को बाहर ही नहीं भेजना चाहिए था, और पुलिस को तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये तो अब ये बोल के मैं बोल दूंगा कि हमें इससे ये तो पता चल गया है कि वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा कुछ असॉल्ट या ऐसा सेक्सुअल कुछ हैरेसमेंट वगैरह कुछ हुआ होगा, ये पता है। लेकिन हम इसमें और एंगल अगर अच्छे से देखें तो हम देख सकते हैं कि सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, कि वो एक तो लड़की को स्टिग्मेटाइज कर रही है, उनका फेथ अपने अगर लेजिस्लेशन है भी तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कम है। ठीक है, और इसके बाद अपन वापस उसके इसमें आएंगे लेजिस्लेशन में क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम वही बोल सकते हैं लेजिस्लेशन कैसे हुआ, जैसे सुजैन वगैरह ने पहले से बताया कि कैसे आए वो, हिस्ट्री में कैसे है, बहुत लोगों ने लड़े उसके लिए। ठीक है, तो इसकी अहमियत तो थी। ठीक है, उन लोगों ने जाना था, हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक लेजिस्लेशन था जो टॉप डाउन अप्रोच था। ठीक है, ये बॉटम अप्रोच होना चाहिए, जैसे गांधी वगैरह बोलते थे कि सोसाइटी को चेंज बाहर से नहीं आ सकता, इंटरनल आना पड़ेगा। तो लेजिस्लेशन हमने तो डाल दिया, लेकिन सोसाइटी में अभी तक चेंज नहीं आया, तो वो हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम सोसाइटी में जो बाद में बताया कि वही एग्जाम्पल जो दिया था कि रोते मतलब लड़के रोते नहीं है, तो उनको बोलना चाहिए कि लड़के रुलाते नहीं है, ऐसा करके। ठीक है, फिर लेजिस्लेशन के बारे में हो गया, फिर अपने इसके बारे में हो गया मेंटल चेंज या सोसाइटल चेंज जो भी है। फिर उसके बाद अपन वापस उस स्टोरी में आके बोल सकते हैं कि ये चेंज लाने के लिए फिर हम वापस स्टोरी में आते हैं
हमें दोनों की जरूरत है, लेजिस्लेशन की भी जरूरत है और सोसाइटी की भी जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि वही ग्रुप में मैं और देखता हूँ आधे घंटे बाद कि उनके ही बच्चे जो बात कर रहे थे वो कैंडल मार्च लेके आते हैं, और देखते ही देखते पुलिस भी काम में लग जाती है और अगले दिन ही वो सबको पकड़ लेते हैं। मतलब दोनों के साथ में मिलके दोनों ने जस्टिस प्रोवाइड किया वगैरह बोल के, ऐसा कुछ। हाँ अच्छा है ये स्टोरी वाला आइडिया काफी अच्छा है। इफ पॉसिबल हाँ, पलाश और लिख के super। डाल देना ग्रुप में भी। राइट। इसके अलावा एक यार चीज ये इन भी हाँ बोलो सर। हाँ कह रहे थे, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लाइक नेशनल हेल्थ सर्वे का 4th रिपोर्ट है, वो ये कहता है कि जो स्त्रियां हैं उनके साथ जो लाइक घर में उनके साथ जो हिंसा हो रही है उसका मेनली 70% वो लोग बताती ही नहीं है, तो वो तो लेजिस्लेशन के उसमें ही नहीं आ पाता है ना, तो वैसे के लिए सोसाइटल चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सबको भी थोड़ा एड्रेस कर। अच्छा एक चीज यार, हम सभी ने भी मतलब ये फेमिनिस्ट स्कॉलर्स किसी ने भी नहीं डाला है शायद इसमें। मतलब बहुत सारी थियरीज है, आई थिंक किसी को भी डाल सकते हैं। बताओ क्या क्या डालोगे? कैथरीन गॉक। One is not born woman but she becomes woman. सुजैन मोलर, वही जेंडर वाले एंगल में। सुजन मॉलर ऑकन। अच्छा मी टू मूवमेंट इसमें लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा है लेकिन आ सकता है। अभी आपने क्या बोला, वो सिमोन द बुआर ने कहा था ना? राइट। हाँ सॉरी, वो सिमेंडा ब्योवर ने बोला था, करेक्ट। ओके ओके ओके। आई थिंक एक और कोई तो है। हाँ वो कैथरीन मैकॉनन का डाल सकते हो कि व्हेन आई लुक एट स्टेट इट अपीयर्स मेल टू मी, यानी जो सारे लॉज है दे आर मेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेन, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। ऐसे जो लॉज हैं उनकी बिल्डिंग के अंदर वुमेन को ही तरीके से स्टेक होल्डर अप्रोच लेकर बनाने चाहिए उन लॉज को। पर्सनल पॉलिटिकल भी डाला जा सकता है कि डोमेस्टिक क्राइम में इस तरीके से। यार कोई टाइप कर दो ना ये सारे प्लीज ग्रुप में। एक स्टोरी है चाइना की, कि जो चाइना में मतलब वहाँ लड़कियों का क्या होता है कि छोटे पैरों को बहुत अच्छा समझा जाता है, तो उनको शुरू से लोहे के जूते पहनाए जाते हैं ताकि उनके पैर छोटे छोटे रहें। तो ये क्या होता है कि फिर अपनी आवाज़ 2 बार सुने। हाँ बोलिए, ठीक है। हाँ, तो उसमें मतलब उनको शुरू से लोहे के जूते भी पहनाए जाते हैं ताकि उनके पैर छोटे ही रहें और हो जाएँ। तो फिर धीरे-धीरे वहाँ पे क्या अब ये है कि लड़कियों उसका अपना गुण समझने लगी हैं। तो यही हमारे सोसाइटी में भी होता है कि हमें हमारा मेन फ़ोकस ये हो गया है कि हमें जिससे शादी होनी है उसके लिए कैसे बेस्ट बनना है। हमारा पूरा समाज या हमारे घर वाले भी उसी तरीके से हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये उस स्टोरी से कनेक्ट करके बीच में डाल सकते हैं। और चारू आपका पॉइंट अच्छा है, बट ये जो मेनली ऐसे है ना उसमें फोकस सेफ्टी पे किया गया है, नहीं इसको सेफ्टी पे लिंक तो करना। किया है, नहीं सेफ्टी पे हाँ तो किया है। तो जब अगर गर्ल ही मतलब जो भी वुमेन है, जो भी गर्ल है, उसे पता ही नहीं है वो जो सोसाइटी जैसे चल रही है या उसके साथ जो भी व्यवहार हो रहा है वो उसको ही सही मान रही है, तो फिर वो उसके खिलाफ आवाज ही कैसे उठाएगी? तो सबसे पहले तो उसकी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है ना, कि वो जो सोसाइटी उसे सिखा रही है वो उसे काउंटर क्वेश्चन कर सके। तो ये सब चीजें जरूरी है मेनली। हम कहाँ, हमारे साथ कुछ भी होता है, हम लोग चलते हैं सड़क पे, जल्दी हमारे साथ कोई भी गलत तरीके से छूता है, कुछ भी करता है, हम लोग जल्दी नहीं कुछ बोलते हैं क्योंकि हमें वैसा ही इनबिल्ट हो चुके हैं हम। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स से भी ज़्यादा ये ज़रूरी। क्लासिकल कंडीशनिंग आई थिंक इसके लिए बोलते हैं ना, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं आई थिंक। हाँ, और इसके लिए एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, जैसे आजकल ये बोला भी जा रहा है कि हमें 9th या 10th 11th 12th से सेक्स एजुकेशन बच्चों में देनी चाहिए। इससे क्या होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या उनके लिए सही है, क्या उनके साथ जो हो रहा है वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। और ईव टीजिंग के लिए वो भी डाल सकते हैं, जैसे सिनेमाज म्यूजिक वगैरह हो गए, दे ऑब्जेक्टिफाई वुमेन, तो उस पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे दिखा देंगे कि कोई गाड़ी लेके बस आगे पीछे जा रहे हैं, तो यही तो ईव टीजिंग स्टार्ट, मतलब वही कल्चर हमारा बनता जाता है और उसमें प्राउड फील करते हैं सब, और वो चलता जाता है।
जो स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है ना, आगे पीछे और ये, तो ऐसा कल्चर भी, हिपोक्रेसी नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा क्लियर कल्चर रखना चाहिए और थोड़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से दिखाना चाहिए। अगर न्यूज़ेस भी बात कर रहे हो तो वो सेंसिटाइज करे रादर देन एक ड्रामा और ये क्रिएट करने के ये हो गया वो हो गया, उस सेंस में थोड़ा बाकी फैमिली स्कूल वाले एंगल की बिहेवियरल चेंज आए। यार इसको हम मतलब जो स्टोरी के बाद में हिस्टोरिकल एंगल डाल नहीं सकते क्या इसमें? यार ये तो डाल अभी सकते की हैं। बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, हमेशा ही ऐसा होता आ रहा है। आई थिंक डाला भी है ना, वो शारदा एक्ट से शुरू किया है किसी ने, आई थिंक सुजैन ने ही शुरू किया था, है ना? और इस पे नहीं, एक वो अमर्त्य सेन जी ने भी हिस्टोरिकल डायमेंशन नहीं दिखा रहा है इसमें, है क्या? है ना, एज ऑफ कंसेंट वगैरह डाला हुआ है इन्होंने। नहीं नहीं, मतलब व्हेन आई से हिस्टोरिकल, आई एम सेइंग कि एक पैरा अलग से कर सकते हैं जिसमें हिस्टोरिकल डाल सकते हैं, जिसमें एंशियंट मिडिवल सोक्रेटिस वगैरह जो भी याद आ रहा है ना, हाँ, जैसे इवन करेक्ट प्लेटो करेक्ट। सोक्रेटिस ने भी वुमन को कहाँ ध्यान दिया था भाई, वो तो पूरा इग्नोर्ड ही थे। बट तो फिर से समथिंग ना लाइक दैट। लेजिस्लेशन पे कैसे आप उसको रिलेट करेंगे? लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं इसमें आप तो। हाँ, मतलब तो वहाँ हर ऐसा हर बोल पैरा में सकते हैं ना, कि हाँ बोल बोल। लॉ पहले सपोर्ट नहीं करता था ना, मतलब ये एक टेम्पोरल अप्रोच होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न, ठीक है। तो इससे कुछ आइडिया मिल जाता है, तो आप रिलेट कर सकते हो ना कि पहले एज में वुमेन्स को इतना राइट नहीं मिलता था, पर अब राइट होके भी क्राइम हो रहे, मतलब कंपैरिजन कर सकते हो। ओके ओके, हाँ हाँ, आई गेट इट। अच्छा, ओके। एंशंट में या फिर मिडिवल में किसी को कोई एग्जांपल याद आ रहा है जिसमें डाल सकते हैं इस ऐसे के अंदर, एंशंट देखो मिडिवल मतलब टाइम में? उसमें ये चीज करके लिख सकते हैं कि गाइडेड बाय मनुस्मृति था, तो ठीक है, मनुस्मृति हाँ। में कोई इतना उनके लिए कोई राइट का बात नहीं था, वो एक तरीके से प्रॉपर्टी था अपने या तो फादर की या फिर अपने हस्बैंड की, उस पर्सपेक्टिव में डाल सकते हैं। और कैसे एक नॉर्म बन गया था, जैसे आई थिंक उसकी बुक थी, कौन सा वो स्कॉलर था जो गजनी के साथ आया था, अलबरूनी। बरूनी। हाँ, अलबरूनी ने लिखा है कि स्त्री धन नाम का एक वो होता था जिसको डाउरी कहते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम भी वो था। फिर हमें गुप्ता पीरियड के अंदर भी हमें वो मिली थी, वो क्या बोलते हैं उनको, कॉपर प्लेट, जिनके ऊपर ये इंस्क्राइब था कि वो वुमेन जो है थी वो सती परफॉर्म कर रही थी। तो उस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं कि जो लॉज थे तब वो मनुस्मृति वो डिफाइन करती थी कि क्या लॉज थे, उनमें ये सब प्रोविजंस थे कहीं ना कहीं, जिससे जो वुमेन का जो है एक तरीके से एम्पावरमेंट नहीं बट बल्कि डिसएम्पावरमेंट हो रहा था। फिर उस थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोग मतलब एक दो ऑब्जेक्टिवली लिख दिए एंशिएंट के और मिडिल के, और फिर हम देखते हैं ये मॉडर्न इंडिया पे आ जाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर वो मॉडर्न में राजा जो राम, सीजन ने लिखा है वही आएगा, एज ऑफ हाँ, कंसेंट इसमें वाला हो आई गया। थिंक हाँ राजा राम मोहन रॉय का भी डाल सकते हैं कि कैसे उन्होंने सती को हटवा दिया उसमें से, एज ऑफ कंसेंट हो गया फिर। मतलब लेजिस्लेटिव अच्छा, के बस फेवर एंशंट में। वाले में ना, एंशंट वाले में एक और मुझे मतलब जो दिमाग में आ रहा है ना, इवन इन एंशंट ग्रीस जहाँ पे प्लेटो सोक्रेटिस ने इतना सब कुछ काम किया था पॉलिटिकल नेचर में, इवन अरिस्टोटल हिमसेल्फ केप्ट वुमन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सिटीजनशिप। अगर करेक्ट। सिटीजन नहीं मान रहे हो तो राइट्स कहाँ से दोगे आप उनको? दिस थिंग कैन बी एंड मेंशन्ड ओवर प्लेटो देयर। ने दिया भी था तो इतने घटिया तरीके से, आई मीन वो पूरा जो करेक्ट, वाइफ्स वो वाला था, मतलब कोई वही मतलब फेमिनिस्ट जो वेलफेयर नहीं था। क्रिटिक है तो वही है ना वो। हाँ, क्रिटिक में आई थिंक एरिस्टोटल को डाल दो, प्लेटो तो आई थिंक आ नहीं पाएगा इसके अंदर, वो एम्बिगस, थोड़ा थोड़ा सा, सा एम्बिगस है वो। वो थोड़ा ज्यादा एम्बिगुअस है। ठीक है, अच्छा मॉडर्न वाले में क्या शिवानी डालोगे फिर ने आप जो लोग? ईव टीजिंग, बोलो नीति। मैं बोल रही हूँ शिवानी ने जो इंडियन कल्चर वो बोला, मतलब सिनेमा कल्चर जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला केस, वो स्टोरी डाली जा सकती है क्या? क्या है ऑस्ट्रेलिया का केस? उसमें ये कि एक इंडियन ने मतलब किसी को छेड़ा था ऐसे ही सॉन्ग के थ्रू, या तो उस पे केस कर दिया गया था, तो उसने कोर्ट में ये कहा कि ये हमारा कल्चर है, मतलब इंडियन सिनेमा में इस तरह दिखलाया जाता है कि गाना गा के छेड़ा जा सकता है या ल्यूड कमेंट्स किया जा सकता है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन किया गया कि क्या सच में इस तरह सिनेमा में दिखलाया जाता है इंडिया में, तो पाया गया कि ये सच है, तो फिर उसे अक्विट कर दिया गया। तो ये इतना इनग्रेन्ड है कि इसमें ये नॉर्मल बन गया है। ठीक है, बट हाँ थोड़ा यार इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक इतना प्रोमिनेंट एग्जाम्पल शायद किसी ने और ने सुना भी नहीं है। थोड़ा वो है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको थोड़ा ज्यादा इसको, बाकी हाँ डाल सकते हैं, सही है।
और सोशल में ये भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं कि एग्जाम्पल्स डालो, फिर जिन्होंने अपना माइंडसेट चेंज करके कोई एग्जाम्पल सेट करी है, महावीर फोगाट की लिख सकते हैं, विमेन सेफ्टी की जरूरत ही नहीं अगर ऐसा माइंडसेट बना दे तो। और जैसे स्कूल कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, एक स्ट्रेटेजिक कल्चर बनाते हैं गर्ल्स के लिए, मतलब जहाँ पे हमने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात नहीं करनी, वहाँ पे ऐसी चीजें थोड़ी बहुत लिख दें। या फिर वो जो एप्स वगैरह विमेन सेफ्टी के लिए हैं, या जो साइंस के जो वो डिवाइसेस है वुमेन सेफ्टी के लिए, अगर हम रिफॉर्म्स पे ना फोकस करके थोड़ा कि इस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है इस पे। इनफैक्ट थोड़ा ना आई थिंक कोविड वगैरह से भी लिंक कर दो, क्योंकि हमने देखा है इस टाइम में काफी ज्यादा वायलेंस बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं जो साइलेंट पैंडेमिक, हाँ साइलेंट पैंडेमिक जो बोला था, आई थिंक WHO ने बोला है ना, पता नहीं किसने बोला लेकिन है। ठीक है, तो मतलब उसका थोड़ा सा एंगल डाल दो तो थोड़ा रीसेंट कंटेक्स्ट भी हो जाएगा कि कैसे वायलेंस बढ़ा है, और हमारे लेजिस्लेटिव मीन्स जो है वो शॉर्ट एक तरह से शॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि वो इतना कर नहीं पा रहे। फिर हमने देखा डीप फेक एक काफी, अभी कल भी आई थिंक न्यूज में कोई अच्छा प्रोमिनेंट किसी ने लिख रखा था, तो डीप फेक्स जो है उनका सबसे बड़ा एक तरह से मिसयूज जो है वो वुमेन के अगेंस्ट ही हो रहा है, तो उसका डाल सकते हैं। और साइबर बुलिंग कैसे बढ़ रही है वो भी डाल सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन। तो वो चीज पे भी एक तरीके से अभी भी लेजिस्लेशन, एक कंक्रीट लेजिस्लेशन नहीं है ऐसी चीजों से डील करने के लिए। या ट्रोलिंग जो होती है, कोई भी अगर कोई लेडी अगर इंटरनेट पे कोई ऐसा व्यू डाल देती है जो मेजोरिटी को पसंद नहीं होता, तो फिर खतरनाक ट्रोलिंग होती है, उसके अगेंस्ट भी कोई अभी तक प्रोविजंस नहीं है कंक्रीट डील करने के लिए। तो उस लाइन में भी हम डाल सकते हैं कि बहुत सारा लेजिस्लेशन का शॉर्टफॉल है। मोर ओवर जब ट्रोलिंग होती भी है तो जो अब्यूजिव वर्ड जो आजकल स्लैंग बन गया है वो फेमिनिटी को जो है वो डिसरिगार्ड करता है, और मैस्कुलिनिटी जो है उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करता है, तो ये सब पेट्रियार्की। हाँ वो सबसे भी लिंक हो जाएगा। अच्छा, लेजिस्लेटिव के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मेकिंग द लॉज फॉर वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है ना कि जो पॉलिटिकल विल वुमेन की उनके लॉज के लिए होगी, मतलब वो नहीं होगी, मतलब ये थ्योरी तो पीछे काम करती है एट द बैक ऑफ माइंड। तो उनका पार्टिसिपेशन इन एवरी सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, राइट फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द एग्जीक्यूटिव, इन द ब्यूरोक्रेसी और इन द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, हर जगह जब तक इनका रोल नहीं होगा तब तक लेजिस्लेटिव अपने जितने भी बेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब इन लेटर और स्पिरिट दोनों में नहीं आ पाएगा। इसके लिए भी बात किया भी था ना अपन ने, जैसे वो आई थिंक कैथरीन मैकॉनन का यूज किया था, तो उसने ये बोला था कि व्हेन आई लुक एट स्टेट इट अपीयर्स मेल टू मी। तो कहने का मतलब ये, जब भी वो स्टेट की तरफ देखते तो उसको मेन दिखता है स्टेट जो है, तो वो क्यों दिखता है, क्योंकि सारे के सारे लॉज जो है वो मेन ही बनाता है। तो स्टेक होल्डर अप्रोच लेना जरूरी है कि जो लॉज बनाए जा रहे हैं उसमें फीमेल बना रही है इसको। राइट, ठीक है यार एक चीज, मतलब हमने पॉइंट्स तो बहुत सारे डिस्कस कर लिए, बस एक बार कोई स्ट्रक्चर बोल दो ना, कैसे कैसे लिखोगे आप लोग, मतलब कितने पेज क्या होगा। मैं बताऊं क्या, मतलब बता दो। बता यार। मैंने वही जिक्र किया था जो पलाश जी ने बताया। मैंने वो एक बदाऊं जो है ना, वहाँ पे जो कांड हुआ था 50 साल की, वो जो आंगनवाड़ी वर्कर है, ठीक है, तो उसका वही मतलब हुआ था, तो रिएक्शन। अपना आंसर बता रहे हो क्या? हाँ 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 संजय PDF खोल दो उनका यार। ठीक है, बताओ शाश्वत जी। तो क्या सीन है, वहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, उनका एक सीनियर मेंबर जिनका नाम है चंद्रमुखी देवी, तो उन्होंने कहा था कि मतलब सीन क्या था, वो शी वाज गोइंग टू हेल्प समवन इन अ लोकेलिटी, और घटना घटती है, तो वो बताते हैं आई टेल वुमेन अगेन एंड अगेन they shouldn't go out at odd hours under anyone's influence, और उनको अगर जाना भी होता तो कोई मतलब फैमिली मेंबर्स या फिर कोई बच्चे को साथ लेके जाना था। तो दिस डिपिक्ट्स अ प्रिमिटिव माइंडसेट, ठीक है, मतलब वुमेन्स को इंडोर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रो रह गया। फिर हमने जिक्र किया कुछ एक्ट्स के, फॉर एग्जांपल आपका पोक्सो एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। तो ये तो एक्ट्स है, पर सोसाइटी में अभी भी बदलाव नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण है इलिटरेसी, मोरल कॉन्साइंस एंड एम्पैथी। फिर हमने जिक्र किया NCRB रिपोर्ट, देखो लॉ है पर फिर भी बढ़ रहे हैं, कुछ स्टैटिस्टिक दिए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर हमने क्या बताया, अभी जो ओनली 52% ऑफ वुमेन फ्रीली टेक द डिसीजन अबाउट सेक्सुअल रिलेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड हेल्थ केयर। तो डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारे रिपोर्ट अंडर रिपोर्ट हो जाते हैं, और 1 in 3 women and girls experience physical violence in their lifetime, in most frequently by a partner। तो इसका बस जिक्र है। और इसके बाद क्या है, फिर आते हैं हमने 2 बिल, मतलब आंध्र प्रदेश का और एक महाराष्ट्र का। तो आंध्र प्रदेश का पहले आया था जिसका नाम था दिशा बिल, ठीक है। तो दिशा बिल में क्या किया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उनको 7 दिन में कंप्लीट करने का प्रावधान दिया गया था। और मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, दे रही है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन होता है, फॉर हाइनेस मतलब बिल मैंडेटेड completion of investigation within 7 working days for heinous offense where adequate conclusive evidence is available। but यहाँ पे इन्होंने जिक्र नहीं किया है कि मतलब जो एविडेंस है ना वो मतलब क्या है, बट बेसिकली हाइनेस ऑफेंस क्या है उसको डिफाइन नहीं किया, ये कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर एविडेंस नहीं मिलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन लेट होता है, ठीक है। और बहुत सारे जिक्र है कि हमने देखा है कि जज जो होते हैं ये डेथ सेंटेंस इजीली नहीं देते, कुछ मोरल बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है। फिर हमने निर्भया कांड का थोड़ा दिया क्योंकि उसके बाद उसका चार्जशीट जो है 18 दिन के बाद फाइल की रिपोर्ट किया गया था, और कोई इमीडिएट एफर्ट भी नहीं लिए गए थे। मीडिया में बवाल मचा तब जाके हुआ कुछ। सेम हथरास केस में 90 दिन के बाद, ठीक है। फिर आते हैं महाराष्ट्र में, ये 21 दिसंबर 2020 की आर्टिकल है, और ये 10 तारीख को हिंदू में आया था इसका जिक्र, और आर्टिकल आया था 21 को, फिर 31 को भी आया था, ठीक है। तो शक्ति बिल, शक्ति क्रिमिनल लॉ 2020, इसके अंतर्गत यह क्या कहा गया है कि मतलब जो डेफिनेशन है पनिशमेंट हार्श मतलब बहुत बढ़ा दिए गए हैं, और अथॉरिटी को बहुत पावर दिया गया है, और डेफिनेशन जो है मतलब वायलेंस का उसको बढ़ा दिया गया है, स्कोप उसका। तो इसमें क्या है, कुछ लार्ज कंसल्टेटिव प्रोसेस का जिक्र है, और मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स भी उठे। कंसर्न्स ये है कि भाई ऐसे लॉ ना भारत में है बहुत, ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। दूसरी बात, यहाँ पे जो केसेस है इनका हियरिंग क्लोज डोर में होता है, तो ऑब्वियसली एक जगह हम मतलब प्राइवेसी को देते हैं, पर उसके दूसरे जगह कोई इन्फ्लुएंस होता है, तो मतलब कोई अगर जज को एक्यूज जो होता है वो अगर जज को इन्फ्लुएंस कर लेता है बाय एनी इलीगल मीन्स, तो ये जो है मतलब जो मैं ये बोल नहीं पाएगी बिकॉज क्लोज डोर में है, और सोशल स्टिग्मा का पता है आपको क्या है भारत में। और तीसरी बात, कोर्ट को इंटरप्रिटेशन, वही दिशा वाला, ठीक है। और चौथी बात, एक टाइमलाइन इम्पॉसिबल सेट कर मतलब इन्वेस्टिगेशन 15 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए, ट्रायल 30 दिन के अंदर, और अपील 45 डेज के अंदर। तो ये इम्पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि हमारे पास पुलिस की कमी है, पहली बात। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमको क्या चाहिए, फॉरेंसिक लैब चाहिए, उसके ऑफिशियल्स चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। मतलब फिर हमने देखा पेज 3 के 2nd नंबर पैराग्राफ पे देखिएगा, तो वहां पे सीआरपीसी में एक मतलब एक अमेंडमेंट मतलब एक लॉ लाया था कि भाई एक गाइडलाइन लाया था कि यहाँ पे जिक्र है कि इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम होता है 10 साल के ऊपर उसकी सजा होती है, उसको 60 दिन के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन खत्म करो। और पहले 90 दिन का था, फिर 60 दिन को लाया गया, अमेंडमेंट किया गया 2018 के अंतर्गत। मतलब हम लॉ की बहुत ज्यादा बात कर ले जो कि हमको नहीं करना था। और फिर आते हैं ये इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है, मतलब लेजिस्लेशन में, मतलब जो लॉ है, फॉर एग्जांपल डीएनए फाइंडिंग होता है, रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम एंड विटनेस होता है, देन कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एज प्रूफ मांगे जाते हैं पेरेंट्स से, और अगर कोई वेपन होता है तो उसको भी सीज किया होता है, और डीएनए फाइंडिंग ऑफ फॉरेंसिक साइंस, और फाइनली अरेस्ट ऑफ अक्यूज। तो ये एक प्रोसेस होता है। और इसमें क्या है, दिक्कत क्या है, विक्टिम जो है
ये ट्रॉमा में रहती है, मतलब मेंटल ट्रॉमा होता है, तो उसके अंतर्गत क्या सीन होता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन लेट हो जाता है। तो क्योंकि अगर वो ट्रॉमा में रहती है तो इसका मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाती है इंसिडेंट, तो यही है। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन का भी थोड़ा जिक्र हमने किया है कि भाई पुलिस स्टेशन में स्टाफ नहीं है। फॉर एग्जांपल मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए, वुमेन पुलिस ऑफिसर चाहिए, और ये जो फॉरेंसिक साइंस लैब है, एफएसएल और डीएनए यूनिट, इनका भी थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए था। मेरे स्टेट में ये सीन था कि यहाँ पे जो कांड होते थे पहले दूसरे स्टेट को भेजे जाते थे, तो ये सब अभी भी चल रहा है बहुत जगह में। अंडर रिपोर्टिंग की बात हमने की है। अब जो लास्ट वाला पैरा है, पेज 4 सेकंड पैराग्राफ, तो उसमें बस सोल्यूशन ही दिया है कि एक डायनामिक जुडिशरी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और मतलब इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द होना चाहिए और बहुत मतलब डिटेल में होना चाहिए। और टाइमलाइन जो आप बनाते हो तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो कि ट्रायल के अंतर्गत एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। मतलब जो इम्पॉसिबल टाइमलाइन मतलब दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल दिशा और शक्ति बिल में, तो इसका अंडर मिसयूटिलाइज होता है। और जस्टिस वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर क्विकर ट्रायल एंड एनहांस पनिशमेंट। और क्या है, एजुकेट बॉय इन द स्कूल टू रेस्पेक्ट गर्ल्स, चैरिटी बिगिंस एट होम, पेरेंट्स नीड्स टू teach their children about respect, empathy and kindness at the initial stage. वुमेन्स सेफ्टी का जो इशू है हमारे देश में क्या बोलते हो, टैक्स स्टेज में है बेसिकली। तो बाद में यूएनडीपी का जो एसडीजी है 5 जेंडर इक्वालिटी, उसको प्रावधान दे देना चाहिए, और सिविल सोसाइटी को बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। और फाइनली मूवीज में अभी रिसेंटली कुछ मूवीज आए हैं जो कि प्ले कर रहे हैं। बस इतना ही है भाई। यार कोई मुझे स्ट्रक्चर बता दो ना प्लीज, 12 पेजेस के लिए कैसे लिखोगे? आई थिंक वो पलाश ने बताया था ना, उस लाइन पे ठीक रहेगा, उसका स्टोरी बना दिया और फिर ठीक है, हम एक पेज में स्टोरी हो जाएगा। एक पेज में स्टोरी हो जाएगा। फिर अपन लेजिस्लेटिव लूप होल्स के ऊपर शुरू हो जाएंगे कि कैसे मतलब कितने सारे लूप होल्स हैं। तो आई थिंक उस पे इजीली तीन एक पेज हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम बता देंगे कि क्या नाम बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लूप होल्स की वजह से ही हुआ है, या फिर जो क्या नाम बोलते हैं इसमें तेरा हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट भी आ जाएगा पहले शुरू में, ठीक, उन 3 पेजेस में। फिर अपन वो बता देंगे कि कैसे लेजिस्लेटिव ने कुछ काम ठीक भी किया है, ठीक है। फिर अपन बता देंगे, लेकिन सारा का सारा कहना कि सिर्फ लेजिस्लेटिव से सॉल्व हो जाएगा ये सही नहीं रहेगा, और फिर अपन वो सोशल वाला डिमेंशन दे देंगे, ठीक है। कैसे मतलब एक स्टिग्मा रहता है इसके अंदर, और सोसाइटी लेड चेंज जब तक नहीं आएगा तब तक लेजिस्लेटिव मीन्स भी सफिशिएंट नहीं है। तो वो सारे जो अपन ने बात किया, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, और क्या नाम बोलते हैं उनका डिसएम्पावरमेंट होता है, पेट्रियार्की होता है, और ये सब हो गया। फिर हम थोड़ा सा वो वेव्स वाला आ जाएगा, वो फेमिनिज्म वाला, कि कैसे जो है उसमें स्टेक होल्डर अप्रोच होना चाहिए लॉ के अंदर, और दूसरा सोसाइटी ड्रिवन होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो स्टेक होल्डर मूवमेंट हो गया, दूसरा सिविल सोसाइटीज हो गया, इन सब का रोल जो है ये होगा, और दूसरा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बाय ईदर बाय फाइनेंशियल मीन और बाय लेजिस्लेटिव या अफर्मेटिव एक्शन, जैसा कि पंचायत वगैरह में उनको देना ग्रेटर एक्सेस टू पावर, ये सब चीज इंश्योर करके। और फिर आई थिंक कंक्लूजन की तरफ अपन आ जाएंगे कि होलिस्टिकली डील करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि लेजिस्लेटिव से सॉल्व हो जाएगा ये कहना गलत रहेगा, बट हाँ लेजिस्लेटिव का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर, तो वो एसडीजी वगैरह वगैरह होगा। डज एवरीवन एग्री विद दिस स्ट्रक्चर? है कोई और थॉट्स है किसी के? मैंने सबके पॉइंट्स नोट किए हैं, तो मैं एक बार सबका इंक्लूड करके बता दूं। मतलब पॉइंट्स नहीं, लेकिन बस ये पहले स्टार्टिंग पलाश के जो स्टोरी था वहाँ से कर देंगे। फिर किसी ने ऐसे था ना कि एंशिएंट से स्टार्ट करना है टेम्पोरल में, तो पलाश की स्टोरी से के तुरंत बाद ऐसे टेम्पोरल से स्टार्ट कर देंगे कि जब लॉ नहीं थे तब क्या कंडीशन था। तो एंशिएंट से कुछ एग्जाम्पल मिडिवल के देते देते फिर मॉडर्न पे आ जाएंगे।
फिर पॉजिटिव में हम लोग दे देंगे कि हाँ काफ़ी सारे लेजिस्लेशन आए और वो वर्क किए, लाइक हुआ कुछ इम्प्रूवमेंट, ऐसे करके पॉजिटिव्स दे देंगे जितने भी लेजिस्लेशन के हैं। आफ्टर दैट फिर ये बोलेंगे कि ये सारे लेजिस्लेशन आए बट जितना मतलब एक्सपेक्टेशन थी उतना रिजल्ट नहीं आया, तो व्हाट नीड टू बी डन, अभी और क्या 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 चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके लिए फिर एक एक पॉइंट्स को एड्रेस करते जाएंगे, जैसे सोसाइटी में चेंज करने के लिए क्या करना। पहला तो यही कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि इन्होंने अपने ऐसे में काफ़ी फोकस किया इस बात पे कि हमारे पास इंफ्रा ही अच्छा नहीं है, पुलिस रिफॉर्म, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको एड्रेस करना, टेक्नोलॉजी ये सब इम्प्रूव करना। उसके बाद में फिर सेकंड पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस करना। फिर शायद किसी ने बोला था ना कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं ढंग से होता है, तो इन्वेस्टिगेशन लेवल पे सारे लेवल पे वर्क करना। लाइक पहला कि लोग रिपोर्ट करने आए, दूसरा कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, तीसरा कि एग्जीक्यूशन वो अच्छे से हो पाए, फिर लास्ट वाला जुडिशियल पे, लाइक फास्ट ट्रायल कोर्ट, ये सारे ऐसे में 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देन आफ्टर दैट सबसे लास्ट में कि सोसाइटी लेवल पे चेंज आना चाहिए, तो वही कि महात्मा गांधी कोर्ट से कि इवॉल्व होना चाहिए। तो सोसाइटी में कैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन को डाल सकते हैं। देन उसके बाद में फिर ये पैट्रियार्की का स्ट्रक्चर उसको ब्रेक करना है, किस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल देके कि वुमेन खुद ही अपने अगेंस्ट हो रहे क्राइम को नहीं बताती हैं या उसको मतलब एक्सेप्ट करती हैं, तो इस लेवल पे वर्क करना है। देन फिर फाइनली आके कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। लाइक लेजिस्लेशन को जरूरत है सोसाइटल चेंज की, लाइक ये सारी इन्फोर्समेंट की, और देन उसको दोनों को कंबाइन करके देन एंड कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, जो सुजैन आपने जो स्ट्रक्चर बताया उसमें आप कितने कितने पेजेस में क्या क्या करोगे? आई मीन अगर 12 पेज लिखने सबको। आई थिंक इंट्रो तो एक पेज में हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी ठीक जो है। उन्होंने बोला है काफ़ी बड़ी है। देन सेकंड पेज में हिस्ट्री वाला जो टेम्पोरल है उसमें एक पेज चला जाएगा, क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल, देन मॉडर्न पे आते आते। देन थर्ड में हम लोग ये बता देंगे कि पेज में कि लेजिस्लेशन से काफ़ी अच्छा हुआ है, तो उसके लिए एक पेज इनफ है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज पे आई थिंक फिर तो लिखने में पता चलेगा कि कौन सा कितना आ रहा है, मतलब पार्ट में डिवाइड करके जुडिशरी लेवल पे कैसे वर्क करना है, एनफोर्समेंट में क्या करना है। फॉर इंटरप्टिंग, वो जो लिखा है ना आपने कि जो लेजिस्लेशन में क्या हो रहा है, मतलब कितने हेल्प किए, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करके ही दूसरे पेज में जाना है, देन यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट। हाँ हाँ वैसे ही कर सकते हैं, एक मतलब मैं चीज जस्ट यार, बोल रही हूँ। आई थिंक एक चीज हम सबने शायद मिस करी है, मतलब वी आर ऑल डूइंग बैशिंग कि यार वुमन सेफ्टी खराबी हो रही, खराबी है। हमने हमने एक एक पेजेस ऐसा भी लिखना चाहिए कि यार जो हाँ पुराने हालात थे एक्चुअली मुझे उसके लगता बारे है में कंक्लूजन बहुत से अच्छा जस्ट पहले कंडीशन ये, है हाँ अभी। हाँ ओके मतलब ओके कंक्लूजन हाँ जस्ट जस्ट पहले एक पैरा ऐसा डालना चाहिए, एक पैरा नहीं, एक पेज आना चाहिए पूरा, 1.5 पेजेस, हाँ कि यस आई ऐसा नहीं एग्री। कि खराब है यार, वुमन सेफ्टी काफी इंप्रूव हो चुकी है एज कम्पेयर टू एंशियंट मेडिवल या फिर मॉडर्न टाइम्स भी। अभी के हालात बहुत ज्यादा बेटर है, मतलब वी कैन से इट इज गोल्डन पीरियड फॉर वुमन, काफी ज्यादा गोल्डन पीरियड इक्वलिटी है, को काफी। नहीं नहीं ये ज्यादा हो जाएगा हाइपर ये हो ज्यादा जाएगा। है। कोई नहीं यार, इसका डाटा भी है ना, जैसे इवन पार्लियामेंट में देख लेना, आई थिंक 1947 में कितने लोग थे वुमन जो थे, 15% बट होते अभी भी कोई बढ़िया नहीं है भाई, अभी भी 14% अभी भी ये नहीं, 14 है ना, अभी नहीं नहीं 14 नहीं, ऑल है। हम टाइम उसको हाई नहीं है, दिखाएंगे ना, हम ये दिखाएंगे ऑल कि टाइम हाई। जो भी मेजर्स लिए गए हैं ना, दे हैव वर्कड वेरी वेल। अभी बहुत कुछ करना है, दैट इज फाइन, हमने पूरा ऐसे वही लिखा है ना, हम पूरी बदनामी ही कर रहे हैं। अगर एंशियंट में देखेंगे तो यार 1 या 2 ही रानियां होती थी, कितने ही लोग, कितने ही थे मतलब किंग वगैरह, बहुत हालत खराब थी ना। हाँ ठीक है ना अक्षय, लेकिन टाइम भी तो बहुत हो गया ना, लाइक ठीक है मतलब आपका सही है, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन बट द स्पीड इज वेरी स्लो ना, तो हाँ मतलब थोड़ा ठीक ये है। तो लिख देगा ना तो वो बहुत ही एक वो रिग्रेसिव माइंडसेट भी दिखा देगा कि इसको लग रहा है कि ये स्टेटस को है, बंदा जो हाँ है ना इसको लग रहा है एक्चुअली कि ये हाँ जैसी सिचुएशन है बहुत बढ़िया है वुमेन के लिए, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू तेरा दिखाएगा फिर अगर तू ऐसा लिख देगा तो। ठीक है। मतलब ये तू कहना तेरा ये ठीक रहेगा कि हमने इम्प्रूवमेंट करी है, बट ये उसको ऐसे लिख के ना इम्प्रूवमेंट करी है बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, हाँ तो ऐसा करके कंक्लूजन कुछ। तो लिखेंगे ना अपन, आई थिंक पूरा जैसे वही है कि प्रॉब्लम्स क्या है, हाँ मतलब सॉल्यूशंस क्या जो भी है। आप पॉइंट्स बता रहे हो ना वो एकदम सही है, बट जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट वे में कि हाँ अभी ठीक है चल रहा है ऐसा वाला पर्सनालिटीज का ऐसा। नाम कह रहे, कुछ वुमेन पर्सनालिटीज का नाम डाल के वो जो अक्षय कह रहा है वैसे कर सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में, आजकल के लाइक वो जो द बेटर इंडिया में कुछ थे, हमने ढूंढे थे,
मतलब लिख नहीं पाए, हमको याद नहीं आया। द बेटर इंडिया में कुछ था मतलब। बहुत सारे ले सकते हो यार, मतलब इंडिया के केस में इंदिरा गांधी हो गई या इंदिरा नूई होगी, पेप्सिको की, मतलब अभी ऐसा नहीं जैसे था ये कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाली अवनी, मोहना, भावना, इन लोग का भी डाल सकते हैं। मतलब ये 2-4 नाम लिख के एक पैरा में पॉजिटिव हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा। और तो इस पर्टिकुलर पैरा को हम कहाँ डाल देंगे, मतलब ये तो बीच में इनसे डालना सही रहेगा? आई मीन नहीं, 5-6 नहीं, पेज इनसे के बीच पहले ही में? डालते हैं ना, इनसे पहले डाल के और फिर आगे भी बहुत अभी सुधार करना ज़रूरी है मतलब वैसे करेक्शन। सॉल्यूशन वाला एक पैरा रहेगा ना कि क्या क्या अपनी रिकमेंडेशन है उस चीज को लेके, हाँ, हाँ, उसमें आई थिंक इनसे ये चीज पहले। डाल दो। यार मुझे लगता है वही 5 सॉल्यूशन को हेडिंग्स 4-5 पेज हैं है ना? मोटी। क्या? नहीं, एक सेकंड, सॉल्यूशन को तो हमने 4-5 पेज लिखने हैं ना इसमें तो। जैसे सुजैन बता रही थी, स्टेक होल्डर अप्रोच हो गया, जुडिशियल हो गया, सोसाइटल हो गया, और देख 4-5 पेज तीन चलेगा। चार पेज, 3 पेज तो हम प्रॉब्लम्स में भी तो दिखाने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है लेजिस्लेटिव। कोर डिमांड तो वही है ना, लेजिस्लेटिव मेजर्स आर नॉट इनफ टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी। ठीक है। आई थिंक हाँ, 3 एक पेज तो उस पर रखने पड़ेंगे, बहस तो करना ही पड़ेगा उससे। और फिर 3 एक पेज सोल्यूशन ओरिएंटेशन पे भी देने हैं। और फिर हमें ये भी दिखाना है कि सिर्फ डिमेंशन जो है ना वो मतलब उससे पहले के सिर्फ उससे नहीं होगा कि लेजिस्लेटिव मेजर्स ही ले लिए तो सब सही हो जाएगा। वो चीज को भी हमें इंश्योर करना है। तो जैसे वो रेडिकल फेमिनिज्म वाला पॉइंट आ गया कि सब बढ़िया नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी है, और वो सिर्फ लेजिस्लेशन से सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए सोसाइटी लेवल पे चेंज लाना पड़ेगा। तो फिर वो सोसाइटी वाला पार्ट हो गया। और फिर जो है अपन जो है मतलब वही फिर अप्रोच दे दिया कि ये चीजें हैं जो इंक्लूड करनी पड़ेगी सोल्यूशन में। यार वही 5-6 हेडिंग्स जिसमें समझ में आई जो उसने बताया। जैसे इंट्रो का एक पेज हो गया, कि इंट्रोडक्शन में पहले डाइकोटॉमी या फिर डाइकोटॉमी टाइप का होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव मेजर और उसके रियल कंडीशंस के बीच, या फिर जो पलाश ने स्टोरी बताई। दूसरा हेडिंग एक होनी चाहिए कि मतलब हेडिंग लिखेंगे नहीं, लेकिन हेडिंग ये हो सकती है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। ये इसको एक पन्ने में लिखेंगे, क्योंकि अभी बोला था ना किसी ने एंशियंट में क्या था और मॉडर्न तक क्या हुआ। हेलो, तो एक ये 2 हेडिंग हो गई। ये दूसरी हेडिंग एक पन्ने में आएगी। पहला इंट्रोडक्शन हो गया, एक हो गया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी तक क्या रहा है उसको समराइज करना मॉडर्न हिस्ट्री तक। फिर तीसरे पॉइंट में ये होगा कि स्टिल लॉज आर नॉट इनफ। क्यों नहीं इनफ है उसके लिए ये 3-4 पन्नों में जाएगा क्यों नहीं इनफ है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है। सोसाइटल लेवल पर प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेशन लेवल प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, जुडिशियल लेवल प्रॉब्लम। मतलब जो प्रॉब्लम सब डिस्कस किया ना, इसको 3-4 पन्नों में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पेज पे 3 पैराग्राफ लिखते हैं मोटा मोटा हम लोग, और एक पैराग्राफ पे एक ही डायमेंशन लिखेंगे, 2 डायमेंशन नहीं डाल सकते हम लोग। अगर जुडिशरी की बात हो रही तो वो एक पैराग्राफ पे ही पूरा आएगा, 2 डायमेंशन नहीं डाल सकते ना। मतलब मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बता दो। नहीं ठीक बोल। तो अगर 3 4 पन्ने लिखेंगे तो एक पेज में 3 डायमेंशन, तो ओवरऑल 9 से 10 3 पन्नों में 3 पेजेस में 9 डायमेंशन आएंगे कि लॉस क्यों लॉस इनफ क्यों नहीं है। तो ये 3-4 पन्ने हो गए। एक पेज का इंट्रो हो गया, एक पेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, और तीन पन्ने हो गए, 3 तो 5 हो गया। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि अभी क्या करना चाहिए। ऊपर जो लॉस नहीं है ना तो प्रॉब्लम हो गया, अब नीचे सोल्यूशन। ये भी 2 से 3 पन्नों में जाना चाहिए, मतलब 3 पन्ने तो जाने चाहिए। सोल्यूशंस कहाँ कहाँ पे, वही मोरल वैल्यूज और पूरा जितना सोसाइटल क्या क्या चीजें, सोल्यूशन पार्ट। आई थिंक सुन सॉल्यूशन अपन सीधा दे देना तो वो सही नहीं रहेगा। आई थिंक उससे पहले ना अपन सोसाइटल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं 1-2 पेजेस, और वही फिर कह रहा हूँ ना, सोल्यूशन जो है इंटीग्रेटेड देते हैं। या तो हाँ ये भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड दोगे तो जैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम बताइए, फिर उसी में सोल्यूशन हुआ, या तो मिक्स फॉर्म हो गया, एक फॉर्म ये भी हो जाएगा, उससे थोड़ा सा बेटर रहेगा। लेकिन वो भी टफ होता है, मतलब मुझे लगता है कि दोनों मतलब इस तरह वो आर्टिकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। कर सकते हैं ये अच्छा फॉर्म होगा, लेकिन मतलब किसी का भी देखो तो टफ हो जाता है, लेकिन ये भी कर सकते हैं तुम बोलो तो। ये 5-6 पन्नों का हो जाएगा मिला के, कि अगर सोल्यूशन और प्रॉब्लम एक साथ होगा तो ये 6 पेजेस का हो जाएगा, 4-5 पेजेस का। फिर उसके बाद एक डायमेंशन वो होगी लॉज आर स्टिल नेसेसरी, क्योंकि और उसमें वो डायमेंशन लिखेंगे जहां पर अभी अभी लॉज नहीं बने हैं। जैसे मैरिटल रेप अगर किसी ने बोला तो उस पे लॉज, एडल्ट्री या इन सब पे पर्टिकुलर लॉज अभी सही से बने नहीं है, फॉर्म में नहीं है, मतलब या फिर कुछ ऐसे लॉ हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, उसका एक पेजेस में लिख देंगे। और ये फिर लिख देंगे कि लॉज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वोटिंग राइट था वुमेन को कितने साल लग गए, लेकिन वो लॉज आने से कितना चेंज हुआ, एक वो हो गया। और दूसरा फिर वही कंक्लूजन वे फॉरवर्ड में एक पेज चला जाएगा, तो मोटा मोटा 10-11 पेज का ये बन जाएगा।
हेलो ठीक है सही है। Alright, मेरे ठीक को है एक यार बात आई थिंक समझ में नहीं आई। हाँ ये जो ऑफिशियल्स है, ठीक है, मतलब जिनका नाम हमने जिक्र किया, क्या